बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग। और कुछ बड़े सरप्राइज के साथ आज हम ऑन एयर हुए अचानक से। तो ये अचानक से, खैर मौसम वैसे अचानक से नहीं है, लेकिन उससे पहले मैं सदफ अब्दुल जब्बार और ये मेरे साथ हैं अशफाक के साथ सत्ती। उम्मीद है कि जी आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हाजिरी लगवाते हैं बिल्कुल हम आपके सामने आके हाजिर जनाब करके, ताकि आपको पता लग जाए हाजिरी लग गई। ये बहुत जरूरी होता है। आज आप बड़े मुझे फ्रेश दिखाई दे रहे हैं। भाई बरसात की वजह से फिर नींद आपकी पूरी हो जाए तो देयर आर क्वाइट अ फ्यू रीजंस जो कि दैट मेक यू फ्रेश। अच्छा, एक चीज मैंने नोटिस किया था, वक्त से ज्यादा नींद, जरूरत से ज्यादा नींद और जरूरत से कम नींद दोनों नुकसानदेह हैं। जरूरत से ज्यादा नींद क्या पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है मेरे ख्याल में, क्योंकि मेरे लिए 4 से 5 घंटे या 6 घंटे की नींद बहुत है। 4 से 5 तो बहुत कम है, अनहेल्दी। इट मेक्स यू फंक्शनल। यस ये कम है, लेकिन 6 घंटे इज अ लॉट। 6 घंटे से ज्यादा अगर हो जाए तो फिर सर में दर्द शुरू। रात की नींद तो बहुत जरूरी है, लेकिन जो डे टाइम नैप होती है वो भी बहुत जरूरी है। उसमें लोग अक्सर बेशतर 3-3, 4-4 घंटे जो है वो सो जाते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। वो आप नैप का जो पावर कॉन्सेप्ट है ना, वो खत्म कर देते हैं। अच्छा, पहले अच्छे वक्तों में जब लोगों की अच्छी शिफ्टें हुआ करती थी, ठीक है, जिसको लोग आजकल तरसते हैं, तो उसमें वो कैलूले का एक आंसर हुआ करता था, ठीक है, यानी कि दोपहर के खाने के बाद कुछ देर के लिए सुस्ता लिया। अच्छा, कुछ लोग ऑफिस में भी कर लेते हैं ऐसा। अगर उनके अफसर हों तो कर सकते हैं ना। हाँ, ऑफिस में बहुत सारे लोग करते हैं। अच्छा, वो लुक बिजी डू नथिंग वाला भी कुछ कॉन्सेप्ट होता है, उस तरफ नहीं जाएंगे हम, क्योंकि हमने तो भाई ऑन एयर जो होते हैं उन्होंने तो काम ही काम करना होता है। खैर, मौसम की बात हुई तो आज जब मैं ऑफिस आ रही थी तो छोटे छोटे बच्चे जो है अपने स्कूल के लिए जा रहे थे, और मतलब मुझे देख के अपना टाइम याद आ गया कि जब मौसम अच्छा होता तो हमारा दिल नहीं करता था स्कूल जाने का। लेकिन अगर स्कूल चले जाते थे तो इंटरेक्शन भी अच्छी होती थी। दूसरी चीज ये है कि लेकिन पढ़ाई तो फिर भी होती थी ना। पढ़ाई फिर भी होती कौन सा टाइम मिल गया जो आपने रेसेस में जाके कुछ अच्छा सा खा लिया या प्ले कर लिया? एक दफा स्कूल में इसी तरीके से हुआ, हम गए तो हमें बताया गया कि तूफान आ रहा है, समुद्री तूफान हो रहा है। आप सोचिए कि नॉर्थ कराची में होते हुए आई वाज एंटिसिपेटिंग कि यहाँ से सैलाब शायद गुजरेगा। उस वक्त हमारी इमेजिनेशन इसी तरह की हुआ करती थी। अब यह है कि कुछ स्कूलों ने ये किया है कि स्कूल की टाइमिंग बढ़ा दी है, यानी कि अगर 7 बजे थी तो 8 बजे, 8 से 9 बजे। लेकिन क्या बारिश ये टाइमिंग देख के होगी कि नहीं 8 बजे टाइम की बजाय 9 बजे कर दिया मैंने, 9 बजे नहीं होना। तो बहरहाल अपने अपने तरीके से नबरदाश्त होने की तैयारियां। एक चीज जो कल हम हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई जो जिस तरह से वेदर एप्स और जिस तरह से प्रेडिक्शंस हो रही है कि बड़ा ताकतवर स्पेल जो आ रहा है, कराची की तरफ बढ़ रहा है, ये सिस्टम डीप डिप्रेशन बन रहा है, तो क्या स्कूल खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे? लेकिन अभी तक स्कूल्स जो है वो ओपन है, और कुछ प्राइवेट स्कूल्स ने अगर डिसीजन अपने तौर पे ले लिया हो तो वो अलग बात है। अच्छा जी, कराची में कल इतनी बरसात नहीं हुई, लेकिन बारिश कंटिन्यूसली जो एक बूंदाबांदी का जो सिलसिला है वो जारी है। सो आई थिंक ये ज्यादा लोगों को बॉदर भी करती है, बिकॉज वो सोचते हैं ये बॉदर नहीं करती। हाँ, मतलब वो ये सोचते हैं कि भाई निकलें कि ना निकलें, काम के लिए जाएं कि ना जाएं, ये काम करें कि ना करें। तो वो जो अदर देन जो आपके वर्क है या स्कूल है, उसके अलावा जो आपके प्लान्स होते हैं ना, वो खटाई में पड़ जाते हैं। हाँ, ये बात है। और दूसरा, बिजली की आंख मचोली भी अपने हिसाब से हल्की फुल्की चल रही होती है, उसी के एतबार से फीडर्स भी ट्रिप हो जाते हैं। तो ये मसाइल तो अपनी जगह मौजूद हैं। तो कराची के मसाइल का कुछ हमने अहाता किया, और वो जो इंटरमिटेंट स्पेल्स की बात हो रही थी ना कि जी 40 mm अभी होगी और इसके बाद बाकी इसके बाद होगी, इतनी होगी उतनी होगी, वो खैर नहीं हो सकी। लेकिन हल्की फुल्की बरसात का सिलसिला जारी रहा। लेकिन आज है 28, 29, 30, 31 अगस्त के महीने 31 का होता है ना। 30 डेज ऑफ सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर। यस, हम ये तरीका करते थे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जो आपके पॉइंटेड एरियाज पे आ रहे हैं वो 31 या 30। तो ये ज्यादा सिंपल फार्मूला नहीं है। बचपन 30 डेज ऑफ सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर। बाकी सब में 31 और बाकी एक। मैं तो ऐसे ही करती थी। तो इससे चलें जी, बरसात के हवाले से आपको बता दें, आप लोग सुन रहे हैं लेकिन कुछ लोग जो नहीं सुन रहे वो बेजार हो रहे हैं, ठीक है। तो बात दरअसल ये है कि बरसात मुल्क भर में हो रही है, भरपूर स्पेल जो है वो बरसात का चल रहा है। कराची में बिलखुसूस जो है वो बारिश के हवाले से प्रेडिक्शंस हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हैं। कई शहरों में, यानी कि मुल्क के कई शहरों में तबाही भी हुई है इस बारिश के बाद। अच्छा, सिंध की बात करें तो हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर, थरपारकर में तेज़ बारिश हुई है। इसके साथ साथ अगर पंजाब की साइड पे जाएं तो मुल्तान में भी तेज़ बारिश हुई है, साहिवाल, हाफिजाबाद, कई शहरों में मूसलाधार बारिश हुई है। यानी कि इस वक्त, यानी कि अगस्त के आखिर में मुल्क के तोलो अर्ज में बहुत शदीद किस्म की बारिश हो रही है। अच्छा जी, तो आपने बता तो दिया, लेकिन अब ज़रा एक बार फिर से हम कराची का रुख कर लेते हैं और जानते हैं कि हमारे नुमाइंदे आज हमें क्या बताएंगे। कल
हम कोशिश कर रहे थे कि बात करें इस पर कि भाई कहाँ पर पानी है, कहाँ पर क्या सूरत हाल है। तो महकमा मौसमियात ने कहा है कि जी कल से हम ये बता रहे हैं 150 से 200 मिलीमीटर बारिश होगी, और आज का दिन खास तौर पे कहा गया था कि 27 से लेकर 28 को बहुत बारिश होगी। तो अफजल परवेज हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अफजल बताइएगा, आप एक तो इस वक्त कहाँ पर हैं, और हम बारिशों की जो बाद मंजर है वो भी देख रहे हैं। काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है बाइक वालों को, और ख़ासतौर पे उनको जाने के लिए, और लोग पानी के छींटे उड़ाते हुए भी जाते हैं। आप भी थोड़ा बच के रहिएगा अफजल भाई। अफजल भाई, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? जी बिल्कुल अशफाक, सदफ, आवाज़ भी पहुंच रही है। और हम जो चीज़ जो मेरे पस मंज़र में आप तमाम तर मस्जिद दिखा रहे हैं वो हम ऐवानों तक भी पहुँचाना चाहते हैं, जिसमें वज़ीर आला सिंध हो, जो है वज़ीर सूबाई वज़ीर बल्दियात हो, मेयर कराची हो, डिप्टी मेयर हो, उनको भी ये तमाम तर मनाजिर दिखाना चाहते हैं। किस जगह? कराची की अशफाक, ये कराची की मसरूफ तरीन सड़क है जो नाज़माबाद से लियाकताबाद 10 नंबर पे आती है। ये लिंक रोड है जो शॉर्टकट कहलाता है। शहरी बड़ी तादाद में इस सड़क को अपना हम सफ़र बनाते हैं, क्योंकि यहाँ से गुजर होता है। क्योंकि इनको लियाकताबाद से दस्तगीर जाना हो, सरागबोट जाना हो, वो इस सड़क को जो है इस्तेमाल करते हैं। ताहम देखा जाए तो गुज़श्ता 1 साल कबल ये सड़क बनी थी। अब उसकी हालत ऐसी है कि बारिश के पानी में डूबी नज़र आती है, बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, डगमगाती घूमती घुमाती मोटरसाइकिलें, रक्शे, बसें वगैरह जहाँ से हमारी नजर आपसे ज्यादा इस वक्त वो आपके पीछे जो रिक्शा जा रहा है उस पे है कि वो किस तरीके से यहाँ से निकल पाएगा। ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, और अफजल आप जरा अपना ख्याल भी रखिएगा, इतनी क्लोज आपसे ये बाइक और गाड़ियाँ गुजर के जा रही हैं, हम परेशान हो रहे हैं। हाँ, तो ये सड़क का पहले तो मतलब सड़क ऐसी ही थी कि बारिश ने मजीद इस पे 4 चांद लगा दिए हैं, जो इस तरह से गाड़ियाँ गुजर रही हैं। सदफ, देखा जाए तो ये गुज़श्ता 1 साल कबल ये सड़क बनी थी, और इस सड़क पर जो पानी, बारिश का पानी हो या सेवरेज का पानी हो, उसकी नकासी के हवाले से कोई भी इकदाम नहीं किए गए। इस सड़क के साथ जो है अंडरपास है, तो अंडरपास पे तो इंतजाम कर दिए गए पानी की नकासी के हवाले से। जो साइड की सड़कें होती हैं उन पर पानी की नकासी के हवाले से कोई मौसर इकदाम देखने में नहीं है, जिसके बाद ये सड़क टूट चुकी है। ताहम मेयर कराची की जानिब से गुज़श्ता कुछ रोज़ कबल ऐलान किया गया था, जो सड़कें पानी, बारिश के पानी में टूट फूट का शिकार हुई हैं, उनकी हवाले से थर्ड पार्टी जो है ऑडिट करेगी। ऑडिट भी हुआ है और ठेकेदारों को तंबीह भी की गई है। लेकिन देखा जाए तो कराची में बारिश साल में 1 बार होती है। उस साल में 1 बार के दौरान शहर की जो छोटी बड़ी मरकजी सड़कें होती हैं वो बारिश के पानी में या फिर सेवरेज के पानी में बह जाती हैं। आप अगर इसी तरह पंजाब की सूरत हाल लें तो वहाँ बारिश के पानी में हमने सड़कें बहती नहीं देखी। कराची की सड़कें तो ऐसे बहती हैं जैसे कोई नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया हो। कोई भी कार्रवाई के हवाले से अगर किसी एक ठेकेदार के खिलाफ भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई हो जाती तो शायद जो मजीद ठेकेदार काम करते हैं, सड़कें बनाते हैं, वो मजबूती के साथ सड़कें बनाते हैं। इस वक्त जो पानी की सूरत हाल है शहर की, पानी की निकासी तो हो रही है, अमला काम भी कर रहा है, क्योंकि गुज़श्ता रात मैं भी सड़कों पे था। रात 3 से 4 बजे के दरमियान बारिश की रफ्तार बहुत ज़्यादा थी, बहुत तेज़ बारिश हुई थी, लेकिन पानी की निकासी भी होते हमें दिखाई दी। देखा अच्छा, जाए मुझे तो ये बताएं, पानी की निकासी में ये इतनी तबाही यहाँ पर मची, ये आपका ज़ाहिर शोबा है, आप इसको देखते हैं, रिपोर्ट करते हैं चीज़ें। ये ठेकेदारों को आपने बताया कि इस तबाहकारी पर भी तनबीह करके छोड़ दिया गया। मतलब ये तनबीह क्या होती है भाई? जुर्माने लगने चाहिए, उनके लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए, दोबारा किसी टेंडर में या बिडिंग में वो हिस्सा ना ले सके, इस तरह के काम होने चाहिए। ये तनबीह क्या होती है? ये कर दिया, तुमने देखा सड़क तबाह हो गई, आइंदा नहीं करना, ये क्या है भाई? अशफाक, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, जुर्माने होने चाहिए, लाइसेंस मनसूख होना चाहिए। कराची की जो बड़ी सड़कें हैं उन पे तो ये इकदाम शायद मेयर कराची करें, लेकिन ये जो सड़क है ये TMC जो लियाकताबाद टाउन चेयरमैन होता है उनकी जिम्मेदारी है। टाउन चेयरमैन जो इस वक्त सबसे ज़्यादा बारिश के पानी की निकासी के हवाले से उनका रवैया गैर संजीदा नज़र आता है। अगर यहाँ पानी की निकासी के हवाले से मौसर इकदाम कर दिए जाते, पंपिंग जो है मशीन लगा दी जाती जो फौरी तौर पर पानी की निकासी के हवाले से इकदाम करती, तो शायद ये सड़क नहीं टूटती। क्योंकि ये सड़क 1 साल कबल बनी है। यहाँ जो शहरी है, यहाँ के जो मकीन है, जो कारोबारी हजरात हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। जिस दिन से बारिश हुई है
बारिश के बाद से जो बारिश का पानी जमा है, कारोबार मुकम्मल तौर पर मुतासिर हुआ है। जो इस सड़क पर सफर कर वो अमला जो हमें बताया गया था कि इमरजेंसी इजलास हुआ है, तमाम तर तैयारियां हैं, बिल्कुल प्रिपरेशन परफेक्ट हुई हुई है, वो अमला कहाँ है? क्योंकि बारिश ज़्यादा नहीं हो रही है। ये वो बारिश है, ये हाल है जिसमें काम भी किया जा सकता है, पानी भी निकाला जा सकता है। अगर किसी जगह पर पानी है और उस वजह से लोगों को ट्रैफिक वहाँ पे जमा हो रहा है, तो कहाँ है अमला? जी सदर, देखा जाए तो बहुत धुएंधार और तगड़ा इजलास हुआ था, जिसमें वज़ीर आला सिंध ने शहरी इदारों के तमाम सरबराहान को तलब किया था और बारिश के पानी की निकासी के हवाले से खसूसी हिदायत दी थी, जिसमें दो सबसे अहम किरदार अदा करने वाले लोग थे, जिसमें वाटर कॉरपोरेशन और टाउन चेयरमैनों की जानिब से खसूसी तौर पर कहा गया था कि वो फील्ड में मौजूद रहेंगे और बारिश के पानी की निकासी के हवाले से जो 522 छोटे बरसाती नाले उनकी सफाई को यकीनी बनाएंगे। इस वक्त जो बारिश के पानी की निकासी में सबसे बड़ी रुकावट है वो छोटे बरसाती नाले जो सड़कों से गुजरते हैं, सेवरेज की वो लाइनें जो सड़कों से गुजरती हैं, वो चौक हैं और नालों की सफाई न होने के बायस इस वक्त जो है बारिश के पानी की निकासी में मुश्किल आ रही है। ठीक है अफजल परवेज, थैंक यू सो मच, आपने हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया। अच्छा, यहाँ से थोड़ा डिप्रेशन कम करने के लिए, क्योंकि डीप डिप्रेशन समंदर में भी है, मौसम में भी है, तो हम पर भी वो तारी हो गई है, तो मौसम के हालात देखकर तो अब ज़रा मुल्तान का रुख कर लेते हैं। वहाँ पर भी बड़ी शदीद बारिश हुई है और औलिया कराम की सरजमीन है, लेकिन वहाँ पर भी सड़कों का हाल बहुत बुरा है। कई इलाकों में पानी जमा हो गया है और फिर जो बरसात का सिस्टम है वो भी अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी है। ये देखें, लग ही नहीं रहा कि आप कराची से मुल्तान पहुंच गए। माँ सवाई ये कि ईंटों से बनी इमारतें देख के थोड़ा सा आपको इंप्रेशन मिल रहा है। तो मिर्ज़ा अहमद अली हमारे साथ मौजूद हैं, वो मज़ीद तफसीलात देंगे। बताइएगा मिर्ज़ा साहब। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब भर समेत मुल्तान शहर और गिरदोनवा में जो है गुज़िश्ता रोज़ से तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है और वक्फे वक्फे से जारी है। आपको बता दूंगा इस वक्त भी हल्की हल्की जो है फुहार है, मौसम खासा खुशगवार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्का है। हवा में नमी का तनासुब 99% रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जो है शाम तक बारिश जो है वक्फे वक्फे से जारी रहेगी। इस वक्त आपको बता दूं कि कल होने वाली तूफ़ानी बारिशों की वजह से जो है 48 साल रिकॉर्ड बारिश का मुल्तान में वो टूट चुका है। महकमा वासा के मुताबिक जो है 1976 में जो बारिश रिकॉर्ड की गई थी वो 134.5 मिलीमीटर थी, जबकि कल होने वाली बारिश रात 12 बजे तक जो थी 9 नंबर डिस्पोजेबल जो रिकॉर्ड की गई वो 177 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इस बारिश की वजह से जो है शहर के मुतअद्दिद इलाके और मेन शाहराए जो है वो पानी में डूब गए। इस वक्त आपको बता दें कि ये सूरत हाल है कि महकमा वासा और ज़िला इंतज़ामिया जो है कल से मुसलसल कोशिश में तो है पानी के निकास की, लेकिन मुसलसल बारिशों की वजह से जो है पानी का निकास मुमकिन नहीं हो सका। शहरियों को भी जो है मुश्किलात का सामना करना पड़े। एक तूफ़ानी बारिशों और हवाओं की वजह से जो है मैको ओरिजिन के 6 सर्कल्स में 65 के करीब फीडर्स जो हैं वो ट्रिप कर गए, जिनकी 12 घंटे बाद जो है रात 3 बजे के करीब जो है बिजली की बहाली चंद फीडर से मुमकिन हो चुकी थी, लेकिन सुबह से दोबारा ये बारिश का सिलसिला होने की वजह से इस वक्त भी मैपको रीजन के मुतादिद फीडर से जो है बिजली की फराहमी मुअत्तल है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का जो सिलसिला है आने वाले चंद रोज तक मजीद जारी रहेगा। जी अच्छा, अब जो ये आप मुल्तान से मनाजिर देख रहे हैं, मुल्तान हो या पंजाब के दीगर इलाके हो, वहाँ पे बारिश भी ठीक ठाक हो रही है, उसके बाद सड़कों का ये हाल है। जो हम कराची के हालात दिखा रहे हैं, यहाँ तो 40-25 मिलीमीटर बारिश के बाद आप सड़कें ऐसी देख रहे हैं। वहाँ पर बारिश होती है, पानी आता है और फिर पानी की निकासी हो जाती है, चंद घंटे में सूरत हाल क्लियर हो जाती है और सड़कें भी डैमेज नहीं होती। अच्छा, इस पर बड़ी अच्छी बात हमने ये की थी कि हमारे नुमाइंदगान वहाँ पर गए थे, उन्हें डिप्यूट किया गया था कि आप जाके बारिश के चंद घंटे बाद की सूरत हाल देखें। तो पहले जहाँ पर पानी मौजूद था पंजाब में, लाहौर में, वहाँ पर दोबारा पानी हमने नहीं देखा और ना ही सड़कें हमने डैमेज हुई देखी। यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि उनकी सड़कों की कोई आबरू ही नहीं रहती। जैसे ही पानी उससे जाता है तो जो रही सही कसर होती है जो वो भी निकल जाती है। तो नित नए और गहरे गड्ढे आपको देखने को मिलते हैं। कर देते हैं कि आइंदा ऐसी सड़क नहीं बनानी, आइंदा नहीं बनानी ऐसी। हाँ, तो इतने पैसे नहीं खाने। ये गलत है। जरा सा मैट ऑफिस क्या कह रहा है उनकी भी सुन लेते हैं, क्योंकि उनके प्रेडिक्शंस काफ़ी अरसे से ठीक भी साबित हो रही हैं, लेकिन जो हमें नंबर्स बताए जा रहे हैं कि जी 150 से 200 मिलीमीटर कराची में बारिश होगी डीप डिप्रेशन के बाइस, जबकि ठट्टा और बदीन यानी कि सिंध के जो दीगर इलाके हैं उनकी बात बताई जा रही है। ठट्टा बदीन में 400 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। सो अब से बताया जा रहा है इस वक्त जो सिस्टम दाखिल हुआ है वो सबसे ज़्यादा मजबूत सिस्टम बताया जा रहा है, जो कि बारिश बरसाने वाला सिस्टम है। और पहली बार ऐसा हुआ था कि कराची में बारिश हुई, वरना तो हम ये देखते थे बादल आते थे,
अपना चेहरा दिखाते थे और चले जाते थे। सो उमूमन जो है वो बारिश इस तरह नहीं हो रही थी, और इस बार भी हम यही सोच रहे थे। लास्ट ईयर की बात करें तो कहाँ इतनी बारिश हुई? हाँ, क्यों लास्ट ईयर नहीं होते, 2020 में बारिश हुई थी काफ़ी ज़्यादा। 2020 में आपको याद है ये जो सारा शेरशाह का इलाका था, यहाँ पर बहुत बुरा हशर था। 2020 की बात कर रहा हूँ, कितनी पुरानी बात लगती है। कोविड के दौरान की और बाद की बात है। और उस वक्त स्पेशली हमारे ऑफिस में आई रिमेम्बर के लोगों को पिक एंड ड्रॉप करवाने के लिए स्पेशल गाड़ियाँ बुलवाई गई थी। वापसी में जाते हुए लग रहा था कि आप पानी की कश्ती में, गाड़ी में सफर नहीं कर रहे हैं। तो यही हालात थे, और लोगों की गाड़ियाँ तैरते हुए, कंटेनर्स तैर रहे थे, ये मनाजिर। और लोगों के घरों में पानी दाखिल हुआ तो हमने उनका फर्नीचर भी तैरते हुए देखा था। अच्छा जी, अब ये है कि भारत की रियासत है गुजरात, और वहाँ पर तूफ़ानी बारिश का ना थमने वाला सिलसिला चल रहा है। और इसी वजह से मानसून हवा इंतहाई कम दबाव इस वक्त सिंध और भारतीय गुजरात की सरहद पर है। अच्छा, वहाँ की बात करें तो दारुल हुकूमत अहमदाबाद, जहाँ पर हमने बताया था कि एक जहाज़ ने भी लैंड करना था, तो फिर कराची में आके उसने लैंड किया। अहमदाबाद और सूरत समेत कई शहरों में रेड अलर्ट जारी किया जा चुका है। तबाहकुन बारिश के बायस अब तक 100 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 300 मिलीमीटर तक बारिश हुई है। सदफ, सुन लें, अंदाज़ा लगा लें कि इसके क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और ज़ाहिर है वहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जब सैलाबी सूरत हाल है तो बहुत सारे लोगों को मुख्तलिफ इलाकों में वहाँ से एवैक्यूएट करा दिया गया। 20,000 से ज़्यादा अफराद नकल मकानी कर चुके हैं। ये तालीमी इदारे भी कई दिन से बंद हैं, और बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम है। सो बारिशों की वजह से इस पूरे खत्ते में आप देखें सूरत हाल हमें क्या नज़र आ रही है। सो मानसून के सीज़न में इसी तरह के मनाज़िर देखने को मिलते हैं। अच्छा जी, कोई हड़ताल हो रही है सदफ अब्दुल जार? आज के दिन ताजिर जो हैं, बिजली के बिलों में इजाफा और जो ताजिर दोस्त स्कीम के तहत जो उनसे टैक्स लिया जा रहा है उसके खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं ताजरान। यानी कि वो जो टैक्स है वो जो 100 रुपए से 10,000 रुपए तक का है, यानी कि जो कम से कम 100, ज्यादा ऊंट के मुंह में जीरा पीनट्स। अब ये ताजिर बताएंगे कि उनको मसला इसमें क्या हो रहा है। तो ताजिर एक बार फिर से शटर डाउन हड़ताल कर रहे हैं। साथ में हम ये देख रहे हैं कि जमात इस्लामी की भी आज आई गेस वो भी उनकी जानिब से हड़ताल की जा रही है। तो ये सिचुएशन है। और महंगी बिजली टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी प्लस ताजिर तंजीमों ने आज मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान किया है। मौलाना फजल रहमान और ANP ने भी इस हड़ताल की हिमायत कर दी है। और चौधरी शुजात से मुलाकात हुई तो उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना का कहना था कि इस पार्लियामान को अवाम का नुमाइंदा नहीं समझते। तो ज़ाहिर ओवरऑल सारी मसाइल हैं उनकी गुफ्तगू इनमें, है। बिजली की कीमत भी है और भी मसाइल हैं। तो लेट्स से क्या होता है। अच्छा, इससे पहले जो सियासी मंजरनामा है उसकी मजीद बात कर लेते हैं कि नूर आलम खान, इनका ताल्लुक JUIF से है। ये एक बिल ला रहे हैं और बिल है जजेस से मुतालिक। अब ये कहते हैं कि इनसे जब सवाल पूछा गया कि क्या जजेस की रिटायरमेंट की एज बढ़ाने का इसमें कोई शिक है कि नहीं, या फिर जजेस की उम्र की तब्दीली के हवाले से कोई शिक है कि नहीं, तो वो सारी चीज़ों को डिनाई कर रहे हैं। कह रहे हैं मेरा जो बिल है वो सिंपली ये है कि उन्होंने कहा कि इस मुल्क में वही लोग फैसले करें जिनका इस मुल्क से ताल्लुक़ है या उनके पास दोहरी शहरियत नहीं है। सो उनके बिल की बेसिकली जो मेन पॉइंट है वो ये है। दूसरी जानिब एक और बिल है जो कि दानियाल चौधरी साहब के तवस्सुत से आ रहा है। उसमें उनका मुतालबा ये है कि जजेस की तादाद कम है, वो तादाद हमने बढ़ानी है। तो अब ये देखते हैं कि बिल कब तक टेबल होते हैं, कब तक आते हैं। फिर उनसे पूछा भी गया नूर आलम खान से कि मौलाना फजल रहमान एग्री हैं, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि आपकी पार्टी आपसे ये चाह रही है कि आप ये बिल वापस ले लें। तो वो कहते हैं जी ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। मैंने 5 बिल जमा किए हैं। सुओ मोटो के लिहाज से है, 3 नहीं, सुप्रीम कोर्ट के 9 जज वो सुओ मोटो पे लिया जा सके। दूसरा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दुनिया में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये जो कानून है ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी है। तीसरा बिल जो है ड्यूल नेशनलिटी के लिहाज, वो जो ड्यूल नेशनल्स होते हैं उसको नहीं चाहिए कि वो पाकिस्तान के इदारों में, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, पुलिस में हो, चाहे वो जजेस में हो, जनरल्स में हो, चाहे किसी भी इदारे में हो, वो उसको हेड नहीं करना चाहिए। या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट की एज में तरमीम के हवाले से आपके किसी बिल में कोई बात नहीं है? नहीं, वो मैंने कोई नहीं किया। अच्छा, हुकूमत ने अब इसमें ये फैसला किया है कि अहम कानून साजी की जाएगी अदलिया से मुतालिक, और चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 23 की जाएगी। अभी ये 17 है और फिर 6 का इजाफा होगा इसके अंदर।
और फिर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल चौधरी इससे मुतालिक ये कहते हैं कि उनके बिल में भी जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में तब्दीली से मुतालिक कुछ नहीं है, ताहम तादाद बढ़ाने की तजवीज़ है। और फिर सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस का ऐलान कब करना है, ये फैसला हुकूमत करेगी। तो ये तो अब दो अच्छा, जो नूर आलम खान साहब की जानिब से जो बिल है उसमें यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो कानून है वो बड़ा ज़ाहिर एक टूल है अदलिया के लिए, वो वापस लिया जाए। और सो मोटो के हवाले से, और सो मोटो पे चीफ जस्टिस खुद भी अपनी राय इस हवाले से दे चुके हैं। अच्छा चलें बात कर लेते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, क्या कानून साजी हो रही है, इससे क्या मज़ीद नताइज निकलेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब। जावेद लतीफ़ साहब, सबसे पहले ज़रा हड़ताल से आगाज़ कर लेते हैं। आज एक बार फिर से हड़ताल हो रही है, JUI ने भी हिमायत का ऐलान कर दिया, ANP ने भी, जमात इस्लामी भी, ताजिर। तो ये कितना टफ टाइम हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले धरना ख़त्म हुआ है, उसके बाद फिर उसी टॉपिक पर यानी कि बिजली के बिलों के हवाले से हड़ताल हो रही है। मसला हालांकि आप लोगों ने रिलीफ भी दे दिया है, फिर भी हड़ताल हो रही है, सो क्या कहिएगा? देखिए, जहाँ तक बिजली गैस के बिलों को जवाब बना के या महंगाई को जवाब बना के कोई हड़ताल की कॉल देता है तो बात तो दुरुस्त है कि महंगाई है, लोगों की पहुंच से गैस बिजली के बिल दूर हो गए, मगर ये भी हकीकत लोगों को बताएं कि ये सारा कुछ हुआ कैसे और कौन है मूजब इसका, कौन है IMF से मुआहदे तोड़ने वाला और इतनी कड़ी शराइत पे मजबूर कर देने वाला कि आज IMF से डील करना मुश्किल होता जा रहा है। अच्छा ये फरमाइएगा कि अदलिया से मुताल्लिक कानून साजी की खबरें भी इस वक्त मीडिया पर गर्दिश में हैं, क्या हुकूमत ने इससे मुताल्लिक कोई फैसला किया है? देखें, जहाँ तक मेरी मालूमात हैं ऐसा कोई फैसला ना हुआ है और ना शायद हो, मगर ये कहाँ का इंसाफ है कि आप पार्लियामेंट जो कानून साजी के लिए होती है उसको आप पाबंद कर दें कि आप कानून साजी कर ही नहीं सकते, आइन में कोई तरमीम कर ही नहीं सकते। पार्लियामेंट तो होती इसलिए है कानून साजी, आइन में तरमीम अगर कोई ज़रूरत वक्त के मुताबिक समझे तो कर सके, और वो भी 2/3 अक्सरियत से ही हो सकती है, कोई सादा अक्सरियत से तो आइनी तरमीम कर नहीं सकता। इसलिए जो इसको जवाब बना के इस तरह की गलत फहमियाँ या जो क्यास पैदा कर रहे हैं वो गलत है। अच्छा, गो के मौलाना साहब और सदर का भी राब्ता हुआ, लेकिन ख़ास तौर पे हम JUI अगर PTI की बात करें, कभी हम देखते हैं कि उनके दरमियान बातचीत मुख्तलिफ टॉपिक पे अच्छे से आगे बढ़ती है, लेकिन फिर हम इख्तलाफात भी देखते हैं, फिर देख रहे हैं दोबारा से बहुत सारे इश्यूज़ हैं उन पर बात हो रही है। सो ये आप लोगों के लिए अलार्मिंग है ये सिचुएशन। एक तरफ ताजिर बैठे हैं, जमात इस्लामी, दूसरी तरफ ये पार्टियाँ आपस में मिल बैठ के कोई लाहे अमल तैयार करना चाह रही हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं मौलाना फजलुर रहमान की बड़े करीब रहा हूँ, मैं जानता हूँ, और बहुत करीब नहीं तो मैंने देखा ज़रूर है, सुना ज़रूर है, और अमलन भी देखा है इमरान खान के किरदार को, अपने दोस्तों, अपने साथियों के साथ रवैये को। अच्छा। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान इकट्ठे चल सकें। और रही बात कोई तहरीक की, तो ये हो ही नहीं सकता। मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान PTI के साथ नहीं चल सकते, वो तहरीक चलाएं या ना चलाएं मगर अपने प्लेटफॉर्म से चलाएंगे, इनके साथ नहीं चल सकते। चले जी, थैंक यू सो मच जावेद लतीफ़ साहब, मुस्लिम नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। और जाहिर है बात इस वक्त यही है कि मौलाना साहब किस रुख पर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने इंदिया तो दे दिया है कि अब वो अलहदा से तहरीक चलाएंगे, क्योंकि लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब ये तो सियासी एतबार से चीज़ें काफ़ी मुख्तलिफ होती जा रही हैं। अब तो हुकूमत भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, पीपल्स पार्टी से जिस तरह आगे बातचीत हुई तो बहुत कुछ हो सकता है इस सियासी मंजरनामे पे। और हर दिन हम देखते हैं मौलाना साहब को वैसे मनाना, अगर बात जो माजी देखा जाए अगर दूर कर दिया जाए, वो ग्रीवेंसेस सबको पता है क्या हो सकती हैं, तो वो दूर कर दी जाए तो मेरे ख्याल में वो साथ चलने को तैयार हो सकते हैं हुकूमत के। क्योंकि देखिए ना, जब PTI से वो बात कर सकते हैं तो हुकूमत की लेकिन आप ये देखें कि नहीं कर सकते। खावर घुमन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस खावर घुमन साहब। भाई, हम सबसे पहले मौलाना साहब के मामले पे आ जाते हैं, फिर यहाँ से कि एक वक्त था जब हम कह रहे होते थे और हम सवाल उठा रहे होते थे कि मौलाना साहब किस तरफ जाएंगे,
अब तो वो पीटीआई से भी दूर होते जा रहे हैं। वो अली अमीन गंडापुर साहब के बयानात जो आए मेरे ख्याल में वो भी इसमें थोड़ा सा मुआविन साबित हुए। तो इस वक्त समत क्या है मौलाना फजलुर रहमान साहब की आपकी नज़र में? बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब की सियासी सिमत अगर आप उसका जायजा लेना चाहते हैं तो मौलाना साहब, मैं कम से कम 99-2000 से इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। ऑनवर्ड आपने देखा 2002 के बाद जनरल मुशर्रफ के साथ उनके मामला तय हो गए। केपी के अंदर हुकूमत उन्हें मिली, सेंटर के अंदर वो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, और लीडर ऑफ द अपोजिशन होने के साथ साथ जितनी भी कानून साजी मतलूब होती थी उस वक्त की हुकूमत को, काफ लीग को, जनरल मुशर्रफ साहब को, तो उसमें उनकी मुआवनत होती थी। 2008 की हुकूमत आ गई, पीपल्स पार्टी के साथ उनके मामला बड़े अच्छे चले। 2013 की हुकूमत नवाज शरीफ साहब के साथ वो बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के चले। 2018 के इंतखाबात आ जाते हैं, उसके बाद कुछ अरसे के लिए जितनी देर पीटीआई की हुकूमत रही वो बाहर रहे। पीडीएम की हुकूमत आई तो उसके वो रूहे रवां थे, पीडीएम को उन्होंने लीड किया बहसीयत सदर। अब जब फरवरी 8 के इंतखाबात आते हैं तो बहसीयत पीडीएम के सदर उनका ख्याल था कि हिस्सा बकदर जुस्सा उनको मिलेगा, क्योंकि पीडीएम को लीड उन्होंने किया है। ये जो सारा नया सेटअप बना है उसके पीछे ये जो हाइब्रिड प्लस जिसको बोला जा रहा है उनकी काविशें सबसे ज्यादा हैं। अच्छा। लिहाजा वो हिस्सा उनको नहीं मिला जो उनका हक बनता है। लिहाजा उसके बाद से वो नाराज है। आपने देखा वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से भी मिलते हैं, वो नवाज शरीफ साहब से भी मिलते हैं। चंद दिन पहले उनकी मुलाकात आसिफ अली जरदारी साहब के साथ भी हुई है। एक तरफ उनको लगता है कि जो अपोजिशन की पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जाहिर है उसकी हैसियत आप देख रहे हैं कि पॉपुलैरिटी है नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर उनकी एक जो मौजूदगी है, और वो कोशिश कर रहे हैं इस सिस्टम को धक्का लगाने के लिए। तो वो उनके साथ भी कभी कभार हम देखते हैं कि वो जो उनके बयानात हैं उनको भी वो सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। लेकिन खबर साहब मुझे एक चीज समझाइएगा कि माजी में सबको ये इल्म रहा है कि वो हिस्सा क्या हो सकता है, वो हिस्सा क्या रहा है। इस दफा क्या वजह है कि मौलाना साहब सबसे मिल रहे हैं लेकिन उस हिस्से पर इत्तेफाक नहीं हो पा रहा? हिस्सा बढ़ गया है, डिमांड्स कुछ ज्यादा हैं, क्या मामला क्या है? जो पहले आपका सवाल था कि डायरेक्शन क्या है, तो उसका जो है थोड़ा माजूद मैंने ज्यादा वक्त ले लिया। वो इस वक्त डायरेक्शन लेस है, मतलब उनका जो वो जो है ना वो जो एरो है वो मतलब सारा दिन वो मुख्तलिफ अतराफ में घूमता रहता है। अभी तक एक डायरेक्शन वो बना नहीं पा रहे कि मुझे करना क्या है। अच्छा। अब आपका सवाल क्या जी उनको उनका हिस्सा क्या है, वो क्या, यही इसी जस्तजू के अंदर वो लगे हुए। अच्छा। वो तय्यन नहीं कर पा रहे कि इस सिस्टम के अंदर उनको किस तरफ खड़ा होना है। उनको ये भी लगता है कि तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों के अंदर शायद एक जो है एक जोरदार मज़ाहमती तहरीक शायद शुरू कर पाए। तो अगर अपोजिशन कामयाब होती है तो फिर अपोजिशन के साथ उनको लगता है कि होना चाहिए। तो मुख्तलिफ हवालों से सोच रहे हैं। आपने आने वाले दिनों की बात की, तो टाइमिंग को लेके इस वक्त जो बिल आ रहे हैं अदलिया से मुतालिक उस पर बड़ी गुफ्तगू हो रही है, और दो बिल आना ये भी बड़ा हुस्न इत्तेफाक है। एक नूर आलम खान साहब, एक दानियाल चौधरी साहब, और दोनों ये कह रहे हैं जिसमें जजेस की उम्र से मुतालिक कुछ नहीं है, एक तादाद से मुतालिक बात कर रहे हैं, एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मैं इस तरफ आती हूँ कि आपको क्या लगता है कि इनकी पार्टी खासतौर पे जेयूआई ऑन बोर्ड है? क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वो चीज़ है जो अदलिया के पास एक ऐसा, आप इसे हथियार कह लें, आला कह लें, जिसकी वजह से वो अपने कानून पर इम्प्लीमेंटेशन इन्फोर्स करवा सकते हैं उसे। अगर ये भी वापस ले लिया जाए तो फिर फैसलों के जो आजकल हालात बन रहे हैं, जिसको पसंद आता है फैसला उसे कबूल, जिसे नहीं वो उसके खिलाफ हो जाता है, फिर कानून साजी भी होना शुरू हो जाती हैं। तो फिर उन फैसलों का क्या होगा, और इन बिल का क्या मकसद है? फिर ओवरऑल रिफॉर्म्स कहें, क्या कहें इन्हें? देखिए, हमें जो है सारी दुनिया के अंदर ना जो अक़वाम हैं, कौमें हैं, वो तारीख से अपनी सीखती हैं। 1997 में आपको लेके चलता हूँ, 2/3 मेजोरिटी थी मोहतरम उस वक्त नवाज शरीफ साहब के पास। नून लीग ने मुख्तलिफ कानून साजी और आईनी तरामीम करने की कोशिश की, और उसका अंजाम आपने बाद में देखा क्या हुआ। अमीरुल मोमिनीन बनना चाह रहे थे कि जो फैसला प्राइम मिनिस्टर साहब कर देंगे उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता, वो उसको कानून की शक्ल मिल जाएगी प्राइम मिनिस्टर के हुक्म को। बाद में देखा कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ। जनरल मुशर्रफ एक मौके के ऊपर जब आपने देखा कि वो डिक्टेटर तो थे ही,
वो भी चाह रहे थे कि जो वो बात करें और जो उनकी हुकूमत जो भी इक़दाम उठाए वो सारे के सारे जो है वो कानून की शक्ल इख्तियार कर ले। उसका भी अंजाम आपने देख लिया। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, वो जितने मर्जी कानून नए आ जाएं, आईनी तरामीम आ जाएं, अगर उनकी कबूलियत अवाम के अंदर नहीं है, अब अगर आप अवाम की नफ्स के ऊपर हाथ रख के ये काम नहीं करेंगे तो ये देरपा मामला नहीं चल सकते। लेकिन खावर साहब मुझे ये जरा समझाइए कि ये आपको याद है कि पहले जजेस की तादाद में जो इजाफा हुआ था, गिलानी साहब की गालिबन हुकूमत थी और वो फाइनेंस बिल के जरिए किया गया था, 17 की गई थी तादाद, अभी ये 23 करना चाह रहे हैं। इससे अगर रिटायरमेंट की एज में कोई तरमीम नहीं करते तो उससे क्या फ़ायदा ये हासिल करना चाह रहे हैं? वैसे देखिए, एक जो इस्लामाबाद के अंदर जो एक लंगरगाह चल रही है वो ये है कि मौजूदा जो जजेस की तादाद है उसमें से आपने देखा कि ये मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर जो अक्सरियत है वो 11 जजेस हैं वो एक साइड पे आ गए। तो इस वक्त टोटल 17 जजेस हैं, तो उसमें से 11 एक साइड पर आ जाएं तो वो जो है ना पलड़ा वो दूसरी साइड का भारी है। तो उस पलड़े को बराबर करने की कोशिश की जा रही है कि कल को जब ये रिव्यू पिटीशन लगेगी जो कि ऑलरेडी जमा हुई है तो उस वक्त जो है उसको बैलेंस किया जा सके। आप मेरी बात ये एक जो है मतमा नजर है या एक बात सामने आ रही है। अच्छा, दोबारा मैं उसी बात पे आ जाऊंगा। देखिए, इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। अगर तो कोई काम आपने खलूस नीयत के साथ करना है, आवाम को भी समझ आ रही है कि ये हमारी बेहतरी के लिए, इंसाफ की फराहमी के लिए जो है तेज तर इंसाफ की फराहमी के लिए काम होना है, इसलिए ज्यादा जजेस की तादाद चाहिए, तो लोग एक्सेप्ट करेंगे। अदरवाइज ये तारीख का जो एक कूड़ादान है ना उसके अंदर ये सारी चीजें चली जाती हैं। बेहतर यही है कि सियासतदान इस तरह के देखिए जितने काम सदफ होते हैं वो और सदी साहब जो है वो मुतफ़िका तौर पर कानून साजी होती है, सारी सियासी जमातें ऑन बोर्ड होती हैं, पार्लियामान का जो हिस्सा है उनसे बात करके ये काम अच्छा है, ये आवाम के लिए है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर सियासी जमात जिसकी हुक्मरानी होती है वो फिर अपने तौर पर सोच के फैसले अभी तक नाम वैसे चीफ जस्टिस का नहीं बताया, नए चीफ जस्टिस कौन होंगे, और लास्ट ईयर की बात करें तो बहुत जल्दी ये नाम सामने आ गया था, तो अभी टाइम है, रिक्वायर्ड टाइम अभी, या इसमें अभी तक नाम आ जाना चाहिए था? आपका जो इस वक्त आइन मौजूद है वो ये कहता है कि 23 अक्टूबर को मौजूदा चीफ जस्टिस साहब का वक्त पूरा होगा, चीफ जस्टिस, और उस दिन के बाद जो है सीनियर कोर्ट जज जो हैं जो मौजूदा हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, वो अपने ओहदे का हलफ उठा लेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनका नोटिफिकेशन हो या ना हो। ये तो ऑटोमेटिक सुप्रीम कोर्ट के लिए तो ये ऑटोमेटिक है, ये सेटअप ऑटोमेटिक है एग्जैक्टली। और आपने पहले देखा कि चूंकि जस्टिस बंदयाल के साथ मामला उस वक्त की पीडीएम हुकूमत के खराब थे, तो वो एक जस्ट टू अंडरमाइन जस्टिस बंदयाल अथॉरिटी के यू आर ऑन योर वे आउट, और जस्टिस काजी फाइज पहले से कर दिया था। हाँ। वो 85 दिन पहले ये नोटिफिकेशन कर दिया था। तो दोबारा से वही बात आ जाती है, हुकूमत वक्त जो है उसका हर कदम जो है, उसका हर अमल बता रहा होता है, आवाम को पता चल रहा होता है इसके पीछे उनकी नीयत क्या है। अगर नीयत इस सिस्टम को आपने खराब नहीं करना, या जजेस की जो मौजूदा सीनियरिटी लिस्ट है उसके अंदर आपने कोई रोक रकावट या गड़बड़ी नहीं डालनी, तो बिल्कुल आप कर देना चाहिए। क्योंकि इबाम है, पूरी कौम उसके पीछे लगी हुई है, रोजाना तब से हम सुबह इस इशू के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर ऐसा ये डिसाइड हो चुका होता तो कोई नहीं, लेकिन और एक चीज ये है, जाहिर है गुफ्तगू हमारी काफी तवील हो चुकी है, लेकिन एक चीज है कि जब हमेशा से ये उसूल है सुप्रीम कोर्ट में और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस के मामले पे कि जो मोस्ट सीनियर जज होता है वही चीफ जस्टिस बनता है, तो इस दफ़ा इस पे इतनी बहस क्यों हो रही है? उसका मकसद कुछ ना कुछ तो होगा। नहीं, इसमें बहुत वाज़ेह मकसद है सदी साहब। आप क्यों इतना जो है वो मिन्स कर रहे हैं वर्ड्स को? मतलब के सीधी सी बात है, हफ्ता 10 दिन पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो सीनियर प्यूनर जज हैं, वो एक तकरीब के अंदर मौजूद थे और खिताब कर रहे थे। अगर आपके पास शॉर्ट्स भी अवेलेबल होंगे, उन्होंने फरमाया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद होता है, उसके ऊपर राय नहीं दी जाती। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको पता है मखसूस नशिस्तों के हवाले से बहुत वाज़ेह है, अक्सरीती फैसला है, उसके ऊपर अभी तक जो है हुकूमत अमल नहीं कर पा रही है, बल्कि हुकूमत ये कह रही है कि वो गैर आईनी है।
पाकिस्तान के आइन के बरखिलाफ जजेस साहिबान गए हैं और वो फैसला दिया है। तो चूंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने वो शॉर्ट ऑर्डर भी सुनाया था, अगर आपको याद होगा, जी ऐसे ही है, और वो उसी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही एक डिटेल जजमेंट लिख रहे हैं। सो इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्यों उनको जो इबहाम फैलाया जा रहा है या एक तनाज़ा खड़ा किया जा रहा है, वो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को मुबैना तौर पर जो इस्लामाबाद के अंदर जो बात हो रही है कि उनको ये बताना मकसूद है कि देखें अभी हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं। अच्छा। जिस तरह कल राना साहब भी फरमा रहे थे, राना नालो साहब भी कल रात को आप सुन रहे थे वगैरह थे कि जी हुकूमत के पास बहुत सारे इख्तियारात होते हैं, हुकूमत किसी भी वक्त कुछ भी कर सकती है। अच्छा। तो ये सारा मामला है, हमें दुआ करनी चाहिए कि जो भी हो मुल्क के लिए बेहतर हो, अवाम के लिए बेहतर हो, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत मुस्तहकम हो। बाकी ये हुकूमतें आनी जानी चीज है, ये चलते रहते मामला। थैंक यू सो मच खावर। जाहिर है हमें जानना था कि इस्लामाबाद में इतनी क्या ये सारी सरगोशियां सरगर्मियां जारी हैं। बड़ी अच्छी बात लगी मुझे खावर गुमन साहब की, उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हो मुल्क नहीं, सिर्फ मुल्क नहीं, मुल्क और अवाम के मुफाद में हो। मुल्क में अवाम ही आ जाते हैं। चलें जी, क्योंकि अवाम से ही मुल्क है। यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और अमन अमान से मुतालिक जो इस वक्त मामलात हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के हवाले से आपको बताते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर के इलाके तीरा में इंटेलिजेंस बेस्ड यानी इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन हुए। अगस्त में जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें 25 खवारिज हलाक, 11 ज़ख्मी हुए और ये ऑपरेशन फितनतुल खवारिज है। नाम निहाद लश्कर इस्लाम और जमातुल अहरार के खिलाफ किए गए हैं और खवारिज सरगना बुज़र उर्फ सद्दाम भी इसमें मारा गया है। लेकिन साथ में हमारे जवान ज़ाहिर है जिस जाँफशानी से वो मुल्क के लिए इस वक्त लड़ रहे हैं, 4 सिपाहियों ने जाम शहादत भी नोश किया। अच्छा जी, ISPR का इस हवाले से मज़ीद बताना है कि फितनतुल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशंस में नुमायाँ कामयाबियाँ मिल रही हैं और फिर ये है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबोताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। शहदा की अजीम कुर्बानियाँ किसी सूरत भी रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा कि दहशतगर्दी ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। और फिर यह है कि वफाकी काबीना के इजलास से वज़ीर आज़म साहब ने खिताब किया और कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान से कह दिया है कि जो भी वसाइल चाहिए अपने अखराजात घटाकर फराहम करेंगे। और साथ ही ये भी कि सिपा सलार भी पुरअज़्म है कि दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। और हालिया जो दहशतगर्दी के जो वाक़यात हुए हैं उसका मकसद उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान और चीन में फासले पैदा करना है ताकि पाकिस्तान की तरक्की को रोका जाए। सो अब देखते हैं इस पर मज़ीद क्या आगे हिकमत अमली तय की गई है। बात कर लेते हैं दिफाई तज़्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वकार हसन साहब। थैंक यू सो मच वकार साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताइएगा कि ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहा है और फितनतुल खवारिज जो ये ऑपरेशन है, कितनी इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस हो रही है और किन किन इलाकों में अभी तक ये किए गए हैं ये ऑपरेशन? आई थिंक एक तो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी है। सिर्फ अभी फ़र्क ये है कि चूँकि बलूचिस्तान में कल बहुत बड़ा वाक़या हुआ और उसमें सिविलियंस को भी टारगेट किया गया, उसके अलावा जो है फ़ौज के और FC के कैंप्स पे भी हमले किए गए और उनके पास बेसिकली नैरेटिव कोई भी नहीं है, चाहे खवारिज हों चाहे सब नेशनलिस्ट ग्रुप हैं। टोटल ये अपना अगर बलूचिस्तान में देखें तो 2000 से ज़्यादा नहीं है, उसके अंदर कुछ आई थिंक इंडियन स्पॉन्सर्ड भी हैं। उसमें जो है मेनली अभी जो डिटर्मिनेशन है ऑलरेडी आई थिंक पिछले 2-3 साल से डिस्प्लेड है कि इंशाल्लाह ताला इसका कला कमा किया जाएगा। और अज़्म इस्तेहकाम की जो स्ट्रेटजी जिसको बड़ा कंट्रोवर्शियल बनाया गया, आई थिंक अभी इसको आवाम को भी समझ आ गई इसकी कितनी ज़रूरत है। इसमें बड़ी क्लियर चीज़ें हैं कि दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है। इन केस समबडी सरेंडर्स उसके साथ शायद बातचीत हो सकती है। बाकी जो है पाकिस्तान अपनी रिट विद इन पाकिस्तान बाउंड्रीज भी कायम करेगा और इंशाल्लाह विदाउट भी अगर बाहर हमें कुछ शवाहिद मिलते हैं वेदर इट इज़ नेबरिंग कंट्रीज, उसको जवाब दिया जाएगा। इसमें आपने देखा कि जो कल परसों के वाक़यात में भारत की मीडिया ने बहुत ज़्यादा उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की और एक ऐसी पिक्चर पेंट करने की कोशिश की कि वो बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे। अनफॉर्चुनेट इंशाल्लाह ताला उस पर काबू पाया जाएगा। और अभी और उससे अंदाजा भी होता है ना, बेसिकली उससे अंदाजा भी ये होता है ना कि किसकी सरपरस्ती हासिल है और कौन इन चीज़ों पे खुश हो रहा है। हालांकि वो नज़रअंदाज भी कर सकते थे, यहाँ पे
मासूम सिविलियंस को जिस तरीके से मारा गया है, जिस तरीके से उन्हें टारगेट किया गया है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ यह है कि एक अरसे से हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन चल रहे हैं और उसके ऊपर जाहिर है कि इस चीज़ को भी हाईलाइट किया जाता है कि ना सिर्फ ये कि ये काम करने वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं, बल्कि उनके फैसिलिटेटर्स जो हैं उनको भी टारगेट किया जाएगा। ISPR इस हवाले से बारहा बता चुका है। तो ये फैसिलिटेटर्स के खिलाफ कार्रवाई किस हद तक ज़रूरी है अब इस सिचुएशन में, क्योंकि बगैर फैसिलिटेटर्स के कोई एक्टिव नहीं हो सकता। और दूसरा, कच्चे के इलाके में ये जो इनका भी नेटवर्क मौजूद है इंसर्जेंट्स का, तो वहां पर क्या होना चाहिए आपकी नज़र में? जी, आपने देखा कि पिछले 3 महीने स्पेशली बलूचिस्तान में एक बड़ा एनवायरनमेंट बनाया गया। एक सॉरी टू से एक रंगबाज खातून है जिनका बलोच कौस से कोई ताल्लुक नहीं है, बिकॉज 99% बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ है। डेवलपमेंट हो रही है, CPEC 2 लॉन्च हो रहा है। एक फेक नैरेटिव है और उसमें फिर मैं कंपैरेटिव एनालिसिस हमेशा देता हूँ। फर्ज करें 2290 टोटल मिसिंग पर्सन है मुख्तलिफ सूबों के। उसमें अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करें, पाकिस्तान मेरे ख्याल बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल स्टेट। अमेरिका में हर साल 6 लाख मिसिंग पर्सन होते हैं, जिसमें 1 लाख बिल्कुल ट्रेसेबल नहीं होते। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। भारत में शायद 3,70,000 3,50,000। तो ये एक तो जो डिस्टर्ब इलाके उनमें होता है। तो मेरे ख्याल में कंपैरेटिव पाकिस्तान बहुत आई वुड से रिस्पॉन्सिबल स्टेट है पूरे रीजन में। अगर आप देखें, अभी एक छोटी सी चीज को एक बना के आपने उसका नैरेटिव बनाया गया, फिर इंसाइट करने की कोशिश की गई ग्वादर में, और बड़ा ओपनली अगर आप इनके सोशल मीडिया सपोर्टर्स देखें, ओपनली चैलेंज पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट आ रही है चाइना की। और अभी अगर आप देखें जो रेजोनेट कर रहे हैं, चाहे वो इस वक्त बाहर से है, पाकिस्तानी सोशल मीडिया है, या पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया, या पाकिस्तानी जो बाहर डायस्पोरा बैठा हो, बड़ी अजीबोगरीब थी चला रहे हैं। बेसिकली दे आर प्रोजेक्टिंग कि शायद फेलियर है। इसमें यह जरूर है कि कुछ ना कुछ मार्जिन देना पड़ता है, बिकॉज लॉ एनफोर्समेंट जब एक्शन करती है तो आपने ये भी देखना कि हमारी तरफ से खुदा न खासा कोलैटरल डैमेज ना हो, कुछ सिविलियन कैजुअल्टी ना हो, जबकि उनकी तरफ से आपने देखा है कि दे आर एंगेजिंग सॉफ्ट टारगेट। अभी जो बस में जिस तरह हुआ है। और दूसरा यह है कि जिन खातून का आप तस्करा कर रहे थे, जो लोग हैं जिन खातून का आप तस्करा कर रहे थे, ब्रिगेडियर साहब, बलूचिस्तान ने कहा कि ये सारे पाकिस्तान की ये थीम कि जी बायकॉट करें, लेट्स से बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स का, मेरे ख्याल ये भी होस्टाइल एजेंसीज ही करा रही है। वी शुड बी वेरी केयरफुल कि ये पाकिस्तान की जंग है और इंशाल्लाह बलूचिस्तान के अवाम भी हमारे साथ है। इस तरह का कोई मैसेज नहीं जाना चाहिए जिसमें होस्टाइल एजेंसी चाहेंगे कभी पंजाबी बलोच या पंजाबी पठान या बलोच पठान इस पे डिवाइड किया जाए। इंशाल्लाह वो नाकाम होंगे। वकार साहब, कैन यू हियर अस सर? आवाज आप तक पहुंच रही है हमारी? I think he is not connected. लाइन दोबारा से कोशिश कीजिएगा। लेकिन आप ये देखें सदफ, मैं ये कहता हूँ कि जब मासूम और मजलूमों की बात होती है तो वो तो आपको हर तरफ आवाज़ उठानी चाहिए, बजाय इसके कि आप ये जो अभी वाक़या पेश आया इसके ऊपर आप खामोशी इख्तियार कर लें, इसके ऊपर कोई आवाज़ ना उठाई जाए, इसके ऊपर कोई मार्च ना किया जाए, एहतजाज ना किया जाए, कोई मोमबत्तियाँ ना जलाई जाएँ। आई मीन इंसानी जान तो कोई भी है वो कीमती है। और इस हवाले से आई थिंक कि ये चीज़ें लोगों को भी आंखें इस मामले पर खोलनी चाहिए। और ख़ासतौर पर जो कल हम बात कर रहे थे शाहिद साहब से, आवाज़ पहुंच रही है जी, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वकार हो गए जी। वकार साहब, मेरा सवाल ये था कि जिन खातून का आप तस्करा कर रहे थे कि देखिए अगर आप आवाज़ किसी के हक में उठाते हैं तो फिर आपको अनबाइज्ड आपका ओपिनियन होना चाहिए। और फिर होना ये चाहिए कि ये जो अभी वाक़या पेश आया मूसा खेल में, जिस तरीके से मासूम शहरियों की जानें गई हैं, तो आपको वहाँ पर भी अपना मौक़िफ़ देना चाहिए था कि जी ये जुल्म हुआ है। लेकिन वहाँ पर उन खातून की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। तो ये तो तजाद है आपकी राय में, क्या कहते हैं आप? जी, इसमें आई थिंक जो जिस तरह एनवायरनमेंट बनाई गई थी वो आपको पता ही है कि 3-4 महीने फिर ये बाहर भी गई, ये खातून जो है नॉर्वे गई, वहां से भी फंडिंग हुई। आई एम श्योर अनफॉर्चुनेटली अभी वेस्टर्न एम्बेसी जो है और यूरोपियन यूनियन ने इस पे इजहार तो किया है मजम्मत का, लेकिन वाई दे आर सपोर्टिंग सच क्योस जनरेटर जो पाकिस्तान के खिलाफ है या पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ है। तो एक पूरा नैरेटिव है और आउट ऑफ आई थिंक नथिंग, अगर देखें तो नैरेटिव इनके पास कोई नहीं है, सिर्फ एक बहाना बना के इंसाइट करने। पहले ग्वादर में कोशिश की कि जो है फौज रिएक्ट करे, इसमें हमारा एक जवान शहीद किया गया, फिर डिफरेंट जगहों पे दौरा करके जो नो कॉज क्रिएट करने। मेनली इट इज सपोर्टेड बाय आई थिंक वन इज इंडिया, दूसरा होस्टाइल एजेंसीज हैं, उनके पेड एजेंट्स हैं, ये बेसिकली उनकी प्रॉक्सीज हैं। और मकसद यही है कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चाहे CPEC 2 की लॉन्चिंग है 2027 में, वी हैव रेकोडेक का इंशाल्लाह प्रोडक्शन शुरू होगा। और बलोच के जो हमारे जवान है वो दे वांट टू बी इन द मेन स्ट्रीम। तो मेरे ख्याल में ये मेनली टारगेट है और इसमें डेफिनेटली होस्टाइल एजेंसीज भी हैं। और अभी जरूरत है कि इस आई थिंक
बुराई का जड़ से खात्मा किया जाए। तो फिर वकार साहब, अब जो आपने खुद भी बता दिया 2027 में रेकोडेक के हवाले से, क्या ये जो इस अचानक से जो हमने ये वाकयात होते देखे, इसका उससे कोई ताल्लुक भी बनता है? ज़ाहिर है अमन जब उन्होंने डिस्टर्ब करना है तो फिर इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती हैं। दूसरे, क्या ये मज़ीद एक्सपेंड होंगे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मज़ीद, और क्या अभी तक मालूमात मिल रहे हैं? आपने कहा कि बैरूनी अंसर भी इसमें हो सकते हैं, सो ये भी बताइएगा। जी बिल्कुल, इसको रेजोनेट इंडिया तो एक्चुअली 4 दिन से कर रहा था, मतलब देवर टॉकिंग ऑफ सिविल वॉर। इंडिया को असल में बहुत ज्यादा तकलीफ बांग्लादेश की भी थी, और देन 26 अगस्त एक भी है जिसमें नवाब अख्तर बुगटी की वफात का दिन है, उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। लेकिन ये जरूर है कि ये पहले जो माहौल बना था इसमें एक कोशिश की गई कि एक नफरत की फिजा क्रिएट की जाए, और फिर ये और स्नीक अटैक्स पॉसिबल है। मैं ये नहीं कहता कि इसमें लॉ एनफोर्समेंट की खुदा न खासा गफलत है। मेनली ये कि 43% ऑफ पाकिस्तान बलूचिस्तान काफी दूर दराज इलाके हैं, और फिर आप देखें टारगेटिंग जिस तरह की गई तो एक आई थिंक उसको एथनिक एंगल देने की कोशिश की गई। तो ये इस तरीके से आज रेजोनेट हो रहा है, भारतीय मीडिया इस पे बैठ के बड़े बड़े एनालिसिस कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में इसकी ट्विस्टिंग कर रहे हैं। नाउ दे आर टॉकिंग ऑफ हिस्ट्री एंड ऑल दैट। देखा जाए तो इसमें बलूचिस्तान पे गवर्नमेंट है, वोट से आई हुई है, उसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर शामिल हैं, और जो अपना वज़ीर आला बलूचिस्तान, उन्होंने बड़ा ओपनली कहा कि अगर किसी ने बात करनी है तो वो डेफिनेटली वी हैव रेडी टू टॉक। लेकिन ये नहीं है कि हमारी कनपटी पे आप बंदूक रख के आप कोई कंसेशन ड्रॉ करेंगे। बाकी इंशाल्लाह ताला इस पे मेरे ख्याल ऑपरेशन में कोई इंटेंसिटी आएगी। स्टिल इट विल रिमेन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। और सर वी थैंक यू सो मच वकार साहब जॉइनिंग अस और सारी सूरत हाल बताने के लिए। यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं हम। जी जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। और जी एक बार फिर से बाखबर सवेरा में आप सबका खैर मकदम, जो हमें देख रहे हैं उनका भी, जो हमें सुन रहे हैं उनका भी, जो म्यूट करके देख रहे हैं उन सबका भी, मुल्क के तूलो अर्ज में सबका खैर मकदम। और जो सोशल मीडिया पर सदफ अब्दुल जब्बार की मशहूरी की वजह से उनको देख रहे हैं उनका भी खैर मकदम। चलिए, आप मेरी बात शायद सुन नहीं सके, क्या जो बर्दाश्त कर रहे हैं, रिपीट नहीं करूंगी। चलें जी, तो एक बार फिर से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और इस घंटे भी आपको हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन और आपको बहुत सारी मालूमात फराहम करेंगे। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर भी हम मौजूद हैं, हमारी जगह छाए हुए हैं। सो यूट्यूब पर भी आप हमें देख सकते हैं, 4 बजे शाम में रिपीट में देख सकते हैं। सो हम हर जगह आपको। अच्छा, मैंने एक मुनफरिद चीज़ देखी कि एक साहब ने, लोग वैसे कोशिश होती है कि भाई रोटी कपड़ा और के साथ छत मैसर हो, मकान, तो मकान मैसर हो, यानी कि किसी जगह पे। एक साहब ने, और फिर दुनिया घूमने का शौक भी कई लोगों को होता है, एक साहब ने क्या काम किया कि उन्होंने एक बड़ा, ये जो शिप्स नहीं होते, ये जो टाइटैनिक टाइप के, और ये दुनिया भर में जो ट्रैवल कर रहे होते हैं, अब तो पोसाइडन ऑफ द सीज और पता नहीं किस किस तरह के नाम, ओएसिस ऑफ द सीज, इस तरह की एक बड़ी कंपनीज हैं। उन्होंने इसी तरह के एक बड़े जहाज़ पर अपना एक अपार्टमेंट, स्टूडियो अपार्टमेंट बुक करा लिया। तो अब आप ये देखिए कि वो साहब जहाँ जहाँ जहाज़ सफ़र करेगा वहाँ वहाँ वो उस जहाज़ के साथ दुनिया भर में ट्रैवल करेगा। तो उनकी नेटवर्थ क्या है? नेटवर्थ इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब ये वर्क्स अफोर्ड कर सकते हैं, यानी कि, लेकिन उसका जो कीमत है वो न्यूयॉर्क में एक अपार्टमेंट की कीमत से कम है। सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग चॉइस। तो मैं बड़ा, मतलब ये कि ही वाज टॉकिंग अबाउट इट कि जी वो किस तरीके से वहाँ पर फ़ायदा उठाएंगे। वो जहाज़ भी आपको पता है एक छोटा शहर ही होता है एक तरीके से। हाँ, और वैसे कुछ लोगों को सी सिकनेस होती है, लेकिन अगर जहाज़ में स्टेबलाइजर्स वगैरह लगे होते हैं कि वो पता नहीं लगता। तो बहुत कुछ है, लेकिन देखें लोगों के शौक कैसे कैसे होते हैं और उसके लिए वो क्या क्या नहीं करते हैं। सो अपनी ज़िंदगी भरपूर तरीके से वो जी। हमारे शौक देखें, घर जाके अच्छी सी चाय पी ली, दैट्स इट। अच्छा, हम जो है ना इस पे कभी बात करेंगे। अच्छी आपने बात मेंशन की कि जो हॉबीज़ हैं ये कितनी ज़रूरी हैं, और अगर हम तारीख में बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ की बात करें तो उनको देख के ऐसा लगता है कि वो 17-18 घंटे बस वो जो मखसूस काम है वही करते रहते थे। नहीं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ हॉबीज़ ऐसी रखी हुई थी जो उनका जो एक बैलेंस है, हाँ, रिजुविनेट करना, उनकी फ्रेश करना, उनका जो एक सॉफ्ट साइड है वो उन्हें इस तरफ भी लेकर जाती थी। तो ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन हमारी ज़िंदगी में हमने हॉबीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। हम कहते हैं टाइम ही नहीं है हमारे पास, टाइम के पीछे भाग रहे हैं। हमारी हॉबीज़ यही है कि सही तरीके से निकल के घर पहुँच जाएं या फिर ऑफिस पहुँच जाएं। हम इन मसाइल से निकलें तो हम हॉबीज़ के चलें जी। तो यहाँ पे हम जय शाह साहब का तज़किरा कर लेते हैं जी। वैसे वो कहते हैं कि पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, लेकिन बात यह है कि भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह बिला मुकाबला, I'd like to say बिला मुकाबला, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं।
तो आप ये देखें कि ये तो होना ही था। मुझे लगता है कि ये आईसीसी भी एक बीसीसीआई की बॉडी ही है, तो आप कि देखें तरक्की ना, करते करते आप वहां पहुंच जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने ये दावा किया है, वो ये दावा कर रहे हैं कि भारत के दबाव पर जो साबका जो आईसीसी के चेयरमैन थे, उन्होंने वो 3rd टर्म भी ले सकते थे, यानी कि वो तौसील ले सकते थे, बट उन्होंने भारत के दबाव पर ये फैसला किया कि एक और चीज मुद्दत नहीं भी, बढ़ानी। एक और चीज कि ये चीज आपने सुनी होगी पाकिस्तानी सियासत में भी कि जय शाह के मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। हमारी जो सियासी इंट्रा जमातों पार्टी के जो इलेक्शंस होते हैं इंट्रा ना, पार्टी mostly। इलेक्शंस होते हैं ना, उसमें जो उनके चेयरमैन होते हैं, ताहयात चेयरमैन, वो बिला मुकाबला मुंतखब होते हैं, कोई हिम्मत नहीं करता खड़े होने की। तो कुछ ऐसे ही यहाँ पर हुआ वेरी है। नाइस, वेरी नाइस, पैसे की ताकत चेक करें आप यहाँ। वेरी नाइस। तो बहरहाल अब क्या कर सकते हैं। तो जय शाह साहब, अब खैर पाकिस्तानी क्रिकेट में उनका क्या किरदार होगा, अब हम तो खुद ही वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन पर लगे हुए हैं, और कभी कहते हैं कि जी सर्जरी होगी, कभी कहते हैं छोटा ऑपरेशन होगा, फिर कहते हैं बड़ा ऑपरेशन होगा, फिर कहते हैं कि जी कैसे होगा। भारत की बहुत मोनोपोली आ जाएगी, कहाँ पे सीरीज होनी है, ये सारे डिसीजन आईसीसी ने लेने होते हैं, क्या रूल्स होंगे, किनको पहले भी यही किया होता था, जाएगा। बिग 3 याद है आपको? Yes, वो सिलसिला। so- अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं एक ऐसे खेल की जिसको हमने करार दिया है कौमी खेल। और कौमी वो खेल कौन है सा है? हमारा, हॉकी। हॉकी। अच्छा, इंडिया ने यहाँ पर एक अच्छी चीज़ की थी, वो ये किया था कि तमाम खेलों को कौमी खेलों का दर्जा दे दिया था, ताकि इक्वली सब पे फोकस किया जा सके। इसी वजह से वहाँ की जो हॉकी टीम है, उनके प्लेयर्स के नाम भी सारे जानते हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, उनके ऊपर इन्वेस्ट भी किया जाता है। पाकिस्तान की हॉकी टीम ने एक अरसा हुआ परफॉर्म करना छोड़ दिया था। आपको वो अभी ये जो ओलंपिक्स थे उसके अंदर आपको याद होगा कि हम क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। लास्ट टाइम मेरे ख्याल में 2012 में क्वालिफाई कर पाए थे। अजलान शाह में थोड़ा बहुत कर देते हैं। हॉकी में ओलंपिक्स जीतने वाली हमारी टीम हुआ करती थी, लेकिन न जाने क्या हुआ, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली। 10 मेडल जीते हुए हैं, अरशद को मिला के 11 हो गए, उनमें से 8 सिर्फ हॉकी में जीते। तो बहरहाल अब ये है कि कौमी खेल का हाल ये है कि पाकिस्तानी टीम उधार की टिकटों पर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए चीन रवाना हुई है। इस बात का इंकशाफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक बुगटी साहब ने किया है। साथ ही वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुसूसी ग्रांट जारी करने की अपील भी की है। और बुगटी साहब ये कहते हैं कि हॉकी को वो मुकाम और इज्जत नहीं दी जा रही जिसकी कौमी खेल को जरूरत है। इससे जिस तरह से आपके खिलाड़ी उधार के पैसे लेकर टिकट लेकर गए हैं, ये बहुत एम्बैरेसिंग है। ये आपके मुल्क के लिए भी बदनामी है, और इसका उनकी परफॉर्मेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या फेडरेशन के पास बजट नहीं है? जब आप एक इंटरनेशनल कोई मैच सीरीज़ खेलने जा रहे हैं, तो फिर आपके पास उन खिलाड़ियों को इज्जत से भेजने के लिए पैसे भी नहीं है। ये मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन अब जो ये सीरीज़ होने जा रही है, इसमें पाकिस्तान, चीन, भारत, जापान, जनूबी कोरिया, मलेशिया की टीमें शिरकत करेंगी। के बगैर ये गेम नहीं चल सकती, क्योंकि फेडरेशन के पास कुछ भी नहीं है। टीम भेज दी है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी भी हमें सपोर्ट नहीं मिला है। अभी टीम किस हालात में गई है, हमें अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। तो फिलहाल तो उधार पे गए हैं, लेकिन दिलासा है हमें। जब तक स्कूल्स कॉलेजेस में हम गेम नहीं कराएंगे, ये गेम प्रमोट नहीं हो सकेगी, और कौमी खेल है, इस पर खसूसी तवज्जो की जरूरत है। तो तारिक बुगटी साहब गुफ्तगू कर रहे थे सदर हॉकी फेडरेशन के, उन्होंने ये बताया कि खिलाड़ी किस तरह किन हालात में गए। बात कर लेते हैं सारी सूरत हाल पे कि ऐसा क्यों है, क्या बजट होता है, और क्यों हमें हॉकी से ये वाली खबरें सुनने को मिलती हैं। परफॉर्मेंस पे भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ओलंपियन समीउल्लाह साहब। थैंक यू सो मच समीउल्लाह साहब फॉर जॉइनिंग अस, इट्स अ प्लेजर टू टॉक टू यू। ये बताइएगा कि ये मामलात अभी तो नहीं है, ऐसी हमें हमेशा से खबरें सुनने में आती हैं, लेकिन बजट की एलोकेशन क्या है, कहाँ से फंड्स होते हैं, और खिलाड़ी इस तरह से क्यों गए हैं? तारिक बुगटी साहब ने इंकशाफ किया, फिर वज़ीर आज़म से अपील की कि खुसूसी ग्रांट दें। तो ये क्या स्ट्रक्चर है हॉकी का इसमें? पिछले जैसे आप इंट्रो में कह रहे थे, 15 साल से पाकिस्तान की हॉकी ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं किया। तीसरा ओलंपिक का ये। कुछ हॉकी में जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो इस कैलिबर के नहीं है, इस स्टैंडर्ड के नहीं है कि हुकूमत या पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड उन पे एतमाद करे। सबसे पहले तो हुकूमत पाकिस्तान को ये चाहिए कि वो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और जो दूसरे लोग हैं वो इस किस्म के लगाए जिनका वजन हो, जो काम हो, कंट्रोवर्सी में ना हो। तो हुकूमत पैसे देने को तैयार है। और ये जो जैसे पढ़ रहा हूँ और आपने भी ये बताया कि बगैर उधार की टिकटें लेके गई हैं, इसमें मोरल बड़ा खराब होता है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का यही काम है कि स्पोर्ट्स को मैनेज करे, वो बिल्कुल मैनेज नहीं कर रहे। वो वहाँ भी पॉलिटिकल असाइनमेंट है। आजकल कौन डीजी हैं जिनको इंटरेस्ट है या नहीं है। जब भी किसी मुल्क के खेल अच्छे नहीं होंगे तो मुल्क की हालात ऐसे ही होंगे, नौजवान जो हैं वो बिल्कुल ऑफ ट्रैक हो जाएंगे। तो ये हुकूमत को सोचना चाहिए। और उसके साथ साथ
पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जैसे बुकटी है, इसको चाहिए कि ये छोड़ दे। अगर इसकी कोई बात नहीं, सेक्रेटरी को चाहिए तो वो रिजाइन कर दे, किसी ऐसे आदमी को मौका दें जो कुछ कर सके। लेकिन एक चीज़ मुझे ये समझाइएगा, आप अगर हम बात करें तो अवाम भी बेसिकली भूल चुके हैं कि हमारी हॉकी टीम में है कौन कौन। आप अपनी मिसाल ले लें, समीउल्लाह हो गए, हसन सरदार हो गए, वसीम फ़िरोज़ हो गए, शहबाज सीनियर, शहबाज जूनियर, ये वो प्लेयर्स हैं जिनको लोग जानते थे, जिनको यकीन करें कि उनको सराहते थे, उनकी स्किल्स की बात होती थी। अब तो हम समेत किसी को नाम तक याद नहीं है। तो इसमें जहां पर हुकूमत का किरदार है, वहां पर और क्या क्या ऐसे अवामिल हैं जिसकी वजह से लोग भी फरामोश ही कर चुके हैं एक तरह से हॉकी को? बिल्कुल इशफाक, आपने सही कहा कि देखिए, जब हर चीज की परफॉर्मेंस की बेस पर ही सब चीजें होती। जब आप 15 साल से 15वें 16वें नंबर पर इंटरनेशनल रैंकिंग में, तो डिपार्टमेंट पीछे हट जाएंगे, हुकूमत की सरपरस्ती खत्म हो जाएगी, प्राइवेट जो लोग हैं, जिसको कहते हैं ना डेडिकेटेड जो लोग हैं, जो कंट्रीब्यूटर हैं, वो पीछे हट जाएंगे। तो ये सब चीजें जमा हो गई और उसकी वजह से पाकिस्तान की हॉकी दिन ब दिन बिल्कुल महदूद होकर तकरीबन 50-55 खिलाड़ियों पर। इसमें मैं वही कहूंगा कि हुकूमत पाकिस्तान दिलचस्पी ले और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इसको रीऑर्गेनाइज करे। हॉकी तो अपनी जगह पे अभी खेली जा रही है, अगर अच्छी सिलेक्शन हो, जैसे अभी 3 इन्होंने खिलाड़ी ड्रॉप किए, वो इसलिए ड्रॉप किए कि दूसरे पिछली जो फेडरेशन थी उसके वो खास आदमी। इस किस्म के एक्शन नहीं होने चाहिए। सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को ये सोचना चाहिए कि खिलाड़ी है, उसने कुछ तो करना है, उसने लीग खेलनी है। तो अगर पिछली फेडरेशन उसको परमिशन दे दी तो इनको साथ लेके जाना चाहिए। अखबारों में भी आ रहा है, लेकिन इनके कान पे जूं तक नहीं रही। अब इस सिचुएशन में जब टीम जाएगी तो हो सकता है कि वहां तो बिरयानी खिलाए, तो क्या परफॉर्म करें। हाँ जी, ये सब चीजें सोचने वाली। तो यानी कि आप समझते हैं कि चेंजेस होनी चाहिए। हम तो क्रिकेट में सुन रहे थे कि भाई बड़ा ऑपरेशन और सर्जरी होनी चाहिए। यहाँ तो हमारे पास एक सक्सेसफुल मॉडल रहा है हॉकी का, यानी हमारी हॉकी जिस तरह से हमारे एक नाम रहा है पाकिस्तान का, सालों रहा, राज किया हमने, वो मॉडल अब इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर सकते? अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या चेंजेस होनी चाहिए किन किन डिपार्टमेंट में, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? सदब, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान की हॉकी अभी ठीक हो सकती है, स्ट्रक्चर ठीक हो सकता है। हर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन में 3-3 फेडरेशन बनाई हुई हैं पिछले 15 साल में। मैं आता हूँ तो मैं ए को सिलेक्ट कर लेता हूँ, दूसरा आते तो दूसरा बी को सिलेक्ट कर लेता है, तीसरा आता तो वो सी को सिलेक्ट करते हैं, बाकी जो 2 बाहर कर देते हैं। तो इस सियासत से पाकिस्तान की हॉकी बिल्कुल नीचे जा रही है। अच्छा, एक और अभी चीज भी जैसे जी प्लीज कंटिन्यू जी। अभी जैसे आप भारत में कहते हो पाकिस्तान की हॉकी में पोटेंशियल है, सिर्फ इनकी ग्रूमिंग चाहिए, खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस चाहिए और डिपार्टमेंट को ये चाहिए कि वो अपने स्पोर्ट्स डिवीजन रिवाइव करें। इसमें पाकिस्तान में टेबल टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, ये सब चीजें ठीक हो सकती हैं अगर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते रहें तो। और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को एक्टिव होना पड़ेगा, उसके बगैर कोई भी स्पोर्ट्स पाकिस्तान में जिंदा नहीं रह सकता। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ भी है ना कि एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी है, डिपार्टमेंट्स की सपोर्ट भी है। दूसरा ये है कि पहले स्कूल कॉलेजेस में बाकायदा हॉकी वगैरह के ट्रायल होते थे, प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते थे। अच्छा, ये बड़ा चैलेंजिंग और डॉन्टिंग गेम है, बिकॉज इसमें आपने क्रिकेट की तरह आप रिलैक्स नहीं हो सकते, आपने कमर झुका के बॉल को लेके जाना होता है, आपके नीज इस पे इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी बैकबोन पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी पूरी हड्डियों पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। ये आसान गेम नहीं है, और जब इसमें पैसा भी ना हो और कोई सपोर्ट भी ना हो तो फिर बच्चे क्यों आना चाहेंगे इस गेम की तरफ? आप अरशद नदीम के मामले के बाद देखें कि जेवलिन की तरफ बच्चे इंटरेस्ट उनका बढ़ रहा है, डेवलप हो रहा है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हाँ इसमें पोटेंशियल है, इसमें पैसा भी है, इसमें इज्जत भी है, सब कुछ है, सारे एस्पेक्ट इसमें कवर होते हैं। हॉकी में क्या है, क्यों आएंगे बच्चे? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। जैसे आपने पहले कहा था कि इवन मुझसे पूछे तो मैं सिवाय 5 खिलाड़ियों के किसी पाकिस्तान के खिलाड़ी को नहीं जानता, देखिए वो कौन सी साइड खेलता है, कैसे खेलता है और किस तरफ से। ये चीजें सिर्फ जीत से हो सकती है ठीक। और जैसे अरशद नदीम की मिसाल ली, अल्लाह ताला जिंदगी दे और बेंचमार्क को मुकर्रर करे वर्ल्ड में। मैं बात फिर हॉकी पे लेके आऊंगा तो हॉकी में हो सकती हैं चीजें ठीक, जीत चाहिए। अब जैसे एशियन चैंपियंस ट्रॉफी है, ये एक बहुत अहम टूर्नामेंट है, इसमें आपकी एशिया में रैंकिंग होगी कि आप पहले नंबर पे या चौथे नंबर पे। पिछले दफा हम चौथे नंबर पे, इसकी वजह से हम क्वालिफाई नहीं किया। इन चीजों को सोचने की कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को एक लाहेअमल बनाना चाहिए। तो जैसे सिस्टम आप कह रहे हैं कि जो 90 तक सिस्टम था वो सिस्टम अपनाना चाहिए। कॉलेज स्कूल तो खत्म हो गए, लेकिन अभी भी 440 क्लब हैं, मुझे अभी तक याद है, जो हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी, उनमें से अब और उनको ऑर्गेनाइज करें।
अच्छे अच्छे क्लब को आप पैसे दें, स्टिक्स दें, इक्विपमेंट्स दें, तो उनमें से अगर 100 खिलाड़ी आपके पास आएंगे तो आपको सिलेक्शन करने में आसानी होगी, और उसमें से अगर आप 18 खिलाड़ी लेंगे तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे सकते हैं। 50 में से लेना बड़ा मुश्किल। ये सब चीजें करने के लिए हॉकी फेडरेशन अपना प्रोग्राम बनाए, साल का कैलेंडर बनाए, और वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को दे, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को दे, तो ये चीजें ठीक करने में कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन बंदा जो है डेडिकेटेड होना चाहिए, नॉन कंट्रोवर्शियल होना चाहिए, और वो छोटी छोटी बातों में इन्वॉल्व ना हो और सियासत ना हो। थैंक यू सो मच समीउल्लाह साहब हमारे थे। सारी सूरत हाल का इस पर बात भी बहुत की जाती है, लेकिन और बात ये है कि कुछ नहीं होता। हालिया ओलंपिक्स की हम बात कर रहे थे ना, तो सिर्फ जेवलिन ही नहीं, वो नूह दस्तगीर बट आपको याद है ही कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक्स, ही कुड हैव वन अ गोल्ड मेडल फॉर अस। फिर रेसलर इनाम की बात कर लें, ही वाज सो टैलेंटेड, वो जीत सकते थे, और कितने पोटेंशियल प्लेयर्स थे, लेकिन जाहिर है कि यहाँ पर सियासत इतनी है इन तंजीमों की कि कुछ नहीं हो पाता। अच्छा जी, खबर एक शामिल कर लेते हैं, वो शामिल कर लेते हैं। और इलेक्शन कमीशन ने अख्तर मिंगर, असफंदियार वली और हाफिज नईम समेत 12 जमातों के सरबराहान को 4 सितंबर को तलब कर लिया है। तो ये क्या मामला है, इस पर बात कर लेते हैं जाहिद मशवानी से। जी जाहिद बताइए। बिल्कुल, इन सियासी जमातों की तरफ से खवातीन को 5% टिकट न देने का जो मामला है उस पर नोटिस जारी किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने इन सियासी जमातों के सरबराहान को 4 सितंबर को तलब किया है। जमात इस्लामी और अवामी नेशनल पार्टी समेत 12 सियासी जमातों को नोटिस जारी किए गए हैं। तहरीक लब्बैक के साथ रिजवी और खुर्रम नवाज गंडापुर को भी नोटिस जारी किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 206 पर अमल दरामद केस के हवाले से ये नोटिस जारी किए हैं, और अब इनकी समाअत 4 सितंबर को मुकर्रर की गई है। ठीक है जाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई की गई है। लाहौर से दोहा जाने वाले मुसाफिर से 2 किलो मनशियात बरामद कर ली। तर्जुमान ASF का कहना है कि बरामद मनशियात की बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमत 1 करोड़ से जायद है। तो मोहम्मद सलाहुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात हमें देंगे। बताइएगा जी इस कार्रवाई से मुताल्लिक सलाहुद्दीन। हेलो जी सलाहुद्दीन भाई, आवाज़ आप तक पहुँच रही है हमारी? जी। अच्छा बताइएगा, ये जो कार्रवाई हुई है अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर ASF की जानिब से, मनशियात बरामद हुई हैं कुछ? हाँ जी, देखिए बिल्कुल अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ASF की कार्रवाई है। दोहा जाने वाले मुसाफिर से मंशियात बरामद कर ली गई है। जब मुसाफिर के सामान की चेकिंग की गई तो उसमें 2 किलो से जायद मंशियात बरामद की गई है। मुसाफिर से तफ्तीश के लिए एंटी नारकोटिक फोर्स के हवाले कर दिया गया है। मुसाफिर को मजीद तफ्तीश जारी है। जी चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सलाहुद्दीन। चलें जी, अब हम आपको एक होनहार तालिब से मिलवा रहे हैं, और ज़माना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो उसको अभी वो सिर्फ 8वीं जमात में पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक रोबोट बना लिया है जो कि इशारों से, यानी आज से इशारे की हरकत से वो चलता है और इंसानों की मदद करता है। जाहिर है उनका मकसद इसमें यह है, और एक्यूरेसी इसकी बड़ी ज़बरदस्त है। बताया जा रहा है कि 100% है। और उस रोबोट की खूबी ये भी है कि ये 20 किलो वजनी शय भी उठा सकता है। वाह जी वाह, बड़ी बात है। ये मोशन सेंसर मेरे ख्याल में है इसमें, और मोशन डिटेक्ट कर सकते हैं किस तरीके से 20 किलो वजनी शय उठा लेगा। लेकिन बहरहाल अभी जाहिर है कि काफ़ी इसके अंदर चीज़ें करने की ज़रूरत होंगी, आई एम श्योर, और उसके बाद ये मज़ीद फ़ाल हो जाएगा, क्योंकि लेकिन एटलीस्ट देयर इज़ एन इनिशिएटिव। हाँ, और ये एक चीज़ को उठाएगा, यानी कि जैसे एक कप है और इसको उठा के वहाँ भी रख सकता है। सो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, और हमारी जैसी सुस्त कौम के लिए ऐसी चीज़ों का, ऐसी टेक्नोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी है। मज़ीद सुस्ती जो है वैसे घर में अमूमन इस तरह के काम करने के लिए छोटे बहन भाइयों को रोबोट समझा जाता है, ठीक है, उनसे काम करवाया जाता है, उनको स्लेव समझा जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो AI रोबोट है, यानी कि AI का मतलब ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जो दुनिया आजकल चल रही है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में जिद्दत आ रही है, तो फिर जाहिर है कि और आप सोचें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कितनी ज़्यादा आप इनोवेशन कर सकते हैं। और ये तो एक छोटा सा बच्चा है जिसने अपनी जहानत लगा के और सारी जो मदद उसने हासिल की होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए, उसके ज़रिए उसने बना लिया जो बड़ी बड़ी जाइंट कंपनीज हैं वो क्या कुछ नहीं कर सकती हैं। सो बहुत कुछ रेवोल्यूशनरी होने जा रहा है आगे आने वाले दिनों में। इसकी छोटी सी मिसाल हमारे सामने ये अच्छा, और मुझे बड़ा अच्छा ये लगता है कि जो गवर्नमेंट के सेक्टर पे इंक्यूबेशन सेंटर्स बन रहे हैं, फिर AI पे काफ़ी काम हो रहा है,
टेक्नोलॉजी में काफ़ी, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में भी। अभी जैसे वो स्टूडेंट्स आए थे जो कि एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा थे, फास्टेस्ट कार बनाने के हवाले से, फार्मूला 1 गाड़ियाँ बन रही हैं, हाइब्रिड मॉडल उनका बन रहा है। सो देयर इज़ सो मच टू डू हेयर। पोटेंशियल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, लेकिन जाहिर है कि उसको प्रॉपर इस पर हमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। जी सदफ, तो आपने वैसे कभी कुछ बनाया, कोई प्रोजेक्ट वगैरह? बहुत, जब मैं छोटी थी तो मैंने आर्ट्स प्रोजेक्ट बहुत बनाए हैं। और उस अच्छा, मैंने साइंस के प्रोजेक्ट बड़े बनाए हैं। साइंस के, आर्ट के, और जाहिर है जो डायग्राम्स होती थी, जो केमिस्ट्री में जो हमने एक्सपेरिमेंट करने होते थे, वो बड़े हमें इंटरेस्टिंग लगते थे और बहुत कुछ सीखा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, अगर हम तारुफ भी करा देते हैं, तालिब इल्म सैयद मोहम्मद जवाद हैदर, हमने स्टूडियो में उन्हें दावत, इस वक्त वो हमें मसरूफ भी दिखाई दे रहे हैं। जवाद इस वक्त भी अपने मेरे ख्याल में रोबोट के साथ थोड़ा सा वो कर रहे हैं। जवाद आप बैठ सकते हैं आराम से। सो हाउ आर यू डूइंग जवाद, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरी उम्र 13 साल है। जी जी, वी हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट। आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, खैरियत से? सर रिलैक्स हो जाएं, हम बिल्कुल आपकी हमने बहुत सारी फुटेजेस भी दिखाई हैं, ज़बरदस्त आप काम करें। सबसे पहले हमें बताएं कि ये आपको आइडिया कैसे आया, क्योंकि मुझे देख के बड़ा मुश्किल लग रहा है। पहले तो मैं समझना चाहूँगी कैसे आइडिया आया कि मुझे ये रोबोट बनाना है। जैसे अब बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स वगैरह होती हैं, उनको कुछ जगहों पे जाके ख़तरनाक काम होता है उनका बहुत। अगर छोटी सी मिस्टेक हो जाती है तो उनकी कीमती जानें ज़ाया हो सकती हैं। उससे मुझे ख्याल आया कि क्यों ना ऐसी चीज़ बनाई जाए जो उनकी जानों को बचा सके। अच्छा, और दुनिया भर में तो ऐसे रोबोट्स अभी इस्तेमाल भी हो रहे हैं ना, वरना तो पाकिस्तान में ये है कि सूट्स पहन के जाते हैं, और फिर भी अगर कोई खुदा न खास्ता मिस्टेक हो जाए तो फिर सूट से इतना तो जान नहीं बचा पाता। ज़हन में ये था कि इंसानों के बजाय रोबोट ये काम करें। जी वाह, क्या बात है, मैं कहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या किया आपने? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप सबसे पहले मैंने इसको ब्लूटूथ से कंट्रोल करने की कोशिश करी। अच्छा, ब्लूटूथ के ज़रिए मैं अपने मोबाइल फ़ोन से इसको कंट्रोल करता था। स्लाइडर्स होते थे, स्लाइडर्स मूव करने पे ये उस डिज़ायर्ड पोजीशन पे जाके अपना टास्क परफॉर्म करता था। ओके। उसके बाद बटन्स, मैंने उस ऐप में अपनी बटन ऐड किए स्लाइडर्स की जगह, ताकि बटन्स से ही हम इसको कंट्रोल कर सकें। ठीक है। उसके बाद अब मैं आया हूँ, इसमें 3 फंक्शंस और ऐड किए हैं मैंने। एक हैंड गेस्चर है, यानी आपके हाथ की पोजीशन जो है उसके गेस्चर्स को एआई के जरिए ये मैप करके इसके अंदर जो है डेटा फीड करता है, और जो डेटा आता है वो इसको फिर ये प्रोसेस करके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी जो आपने रोबोट बनाया है, इसका बेसिकली फंक्शन क्या होगा? आपने कहा कि एक जगह से उठा, क्योंकि जो बम डिस्पोजल स्क्वाड वाले होते हैं वो नॉर्मली क्या करते हैं, वो बम को डिफ्यूज़ करते हैं, यानी कि उसी जगह पे। ये क्या काम करेगा? ये अब जैसे ये भी अब वहाँ पे अगर हम इसको जाके लग दें, ओके, तो ये बॉम्ब को डिफ्यूज़ तो कर देगा। अगर इससे गलती हो जाए, जो कि रोबोट से अक्सर गलतियां नहीं होती हैं, अगर इससे कोई छोटी सी गलती भी हो जाए तो किसी की जान को नुकसान नहीं जाएगी। और आपने कहा इसकी 100% एक्यूरेसी, वो आपने कैसे जांची? ये इसके अंदर सर्वो मोटर्स लगाई हुई हैं। इसके अंदर मैंने 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम तक की सर्वो मोटर्स लगाई हुई हैं, जो कि इसको मूव करा के अपनी डिजायर्ड टास्क परफॉर्म करवाती हैं। जो सर्वो मोटर्स होती हैं वो एक एक्यूरेट डिग्री पे मूव करके अपना काम करती हैं। जैसे अब मैं इसको यहाँ पे भेजूँ कि इस मोटर को इस डिग्री तक मूव करा दे, तो ये हर मोटर 180 डिग्री तक हर डायरेक्शन में घूमने। अच्छा, आप तो अभी काफ़ी छोटे हैं, लेकिन ये इन मोटर्स की मालूमात, मैकेनिकल इसमें सपोर्ट, पार्ट्स कहाँ से लेने, कहाँ से मिलेंगे, इस पे आपने, ये किसने डिज़ाइन किया, किसने आपकी हेल्प की इसमें? ये मैंने इमाम हुसैन इंस्टीट्यूट से 2 माह का रोबोटिक्स का कोर्स किया था। उसमें मुझे सर ने ये सारी चीज़ें सिखाई। उसके बाद इन चीज़ों का भी सर ने ही मुझे प्रोवाइड की हैं। अच्छा। इसकी जो बॉडी थी, सर ने मुझे पार्ट्स दिए, जिसको फिर मैंने अपनी असेंबल किए, और सर्वो मोटर्स भी सर ने ही ला के दिए हैं। कोड वगैरह मैंने खुद किया है इसके अंदर। ओके। तो ये आपने अभी तक कहाँ डिस्प्ले किया है? उनको सर को दिखाया, और कहाँ पे आपने इसे डिस्प्ले किया है? इसको मैं और भी काफ़ी चैनल्स पे ले जा चुका हूँ। अच्छा। और एग्जीबिशन हुआ था एक रोबोटिक्स के कोर्स के एंड में, वहाँ पे मैं पहले ये वाला वर्जन के जगह सबसे पहले मैंने कार्डबोर्ड से बनाया था इसको। ये कार्डबोर्ड से पहले पूरा बना हुआ था, उसको मैं ब्लूटूथ से ही कंट्रोल करता था। उसके बाद 3D प्रिंट पे मैं गया।
3D प्रिंट की प्लास्टिक की बॉडी थी वो इतनी ड्यूरेबल नहीं थी, तो सर ने मुझे फिर ये एल्युमिनियम के पार्ट्स दिए जो थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं, तो उसको ज़ाहिर है क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ लिफ्ट करनी पड़े तो उसके लिए तो अभी ये तैयार है, हमें कुछ परफॉर्म करके दिखा सकता है ये जवाब? ये इसकी वायर मेरे ख्याल में एक कोई वायर का इशू है, लेकिन भाई आप ये देखिए कि सिर्फ 2 महीने का कोर्स इन्होंने रोबोटिक्स में किया है और उसके बाद ये कितना ज़बरदस्त इन्होंने ये क्या कहना चाहिए रोबोट तैयार किया है। और हम अगर सोचें हमारे बच्चे जब आज से ही इस उम्र से ही इतनी ज़्यादा मालूमात रखेंगे, चीज़ें सीखेंगे, तो बड़े होकर आप सोचें और एक चीज़ ये भी कि ट्रबल शूटिंग मुस्तकबिल कितना ताबनाक, यानी कि इफ देयर इज एन इशू, अभी एक इशू है तो जवाद इज वर्किंग ऑन इट एंड ही इज गोइंग टू फिक्स इट। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वरना ट्रबल शूटिंग के लिए आपको दूसरों की तरफ देखना पड़ता है। और मुझे इनका ये जज्बा बहुत अच्छा लगा। सोचें छोटे से बच्चे को देख के ख्याल आया कि इतना मुश्किल काम करने हमारे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड का अमला जाता है अपनी जान हथेली पर लेके, और अगर कोई गलती हो जाए तो उनकी जानें जा सकती हैं, जो कि होता भी है। तो उन्होंने कहा अगर गलती होगी तो कंप्यूटर गलती करेगा, और कंप्यूटर अगर ज़ाया हो जाए तो वो इंसानी जान तो नहीं है जिस पे अफसोस हम करें। सो इज इट रेडी नाउ? अब हमें बताएं क्या करेगा। इसके अंदर मैंने एक्चुअली 3 मोड्स डाले हैं। एक लूप मोड है जो अभी मैं रन कर रहा हूँ, इसमें एक ही पोजीशन को ये जैसे बार बार कंटिन्यूअसली रन करता रहेगा। अगर वहाँ पर बार बार चीजें रखी जाती रहें जी, जैसे अब इसमें हम बॉम्ब डिस्पोज करने का एक इंस्ट्रक्शन पूरा रख दें कि ऐसे करना है, ये वाला तार कट करना है, यहाँ से ये चीज़ उठा के करना है, तो वो हम इसको फिर वहाँ ले जाके रख दें अगर बॉम्ब के सामने, तो ये खुद अपना काम कर लेगा लूप के जरिए। बाकी हम एक और मोड मैंने डाला है, इसको हैंड गेस्चर से जो कंट्रोल करना है वो दूसरा मोड है एक और तीसरे मोड पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, वो है AI वाला मोड है वो, उसमें मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही इसको काम करवाऊंगा। अच्छा, वो कैसे होगा? मतलब आप कुछ ऐप के थ्रू होगा? नहीं, उसको यानी जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ और ये खुद अपनी मर्जी से वो काम कर आप साउंड कमांड से। जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी ये जैसे जाहिर है कि ये तो नन्ना मुन्ना सा रोबोट है, तो इसकी वेट उठाने की कैपेसिटी तो अभी इतनी नहीं होगी। यहाँ पे ये जो सर्वो मोटर लगी हुई है ये तकरीबन 20 किलो तक का वजन उठा सकती है। बाकी मोटर उठा सकती है, लेकिन ये तो खुद इसका मॉडल तो नहीं उठा सकती। फिजिक्स लगा के थोड़ा सा इसका एवरेज जो होता है वो 5 किलो तक का हो जाएगा। एवरेज 5 किलो उठा सकती है। ओके, क्या बात है। तो जब ये आप कर रहे थे घर वाले नहीं पूछ रहे थे बेटा क्या कर रहे हो तुम, पढ़ो किताबें पढ़ो, ये क्या कर रहे हो तुम? नहीं, घर वालों की तरफ से भी मुझे मोटिवेशन मिली है, सपोर्ट मिली है। वो तो बाद में जब उन्होंने देखा होगा प्रोडक्ट क्या है उसके बाद नहीं, दौरान इसके करने के दौरान भी अब्बू ने मेरी बहुत मदद की है। जैसे कार्डबोर्ड वाला था उसमें ग्रिपर जो था वो बहुत मुश्किल था, उसको मेरे अब्बू ने बहुत मेरे उसको बनाने में मदद की थी। वेरी नाइस। और अब ये तो काफ़ी बेहतर हो चुका है, तो अब नेक्स्ट आपका प्लान इस रोबोट को बड़ा करने या बेहतर करने के हवाले से क्या है? मेरा नेक्स्ट प्लान है कि इसके अंदर जैसे अब 3D प्रिंटेड पार्ट्स को थोड़ा बड़ा और उसके अंदर थोड़ी ड्यूरेबल फिलामेंट डाल के उसको 3D प्रिंट करवाऊं, जिससे ये थोड़ा और बड़ा और ड्यूरेबल हो जाएगा। चलें। थैंक यू सो मच जवाद, आप तशरीफ लाए स्टूडियोज़ में और आपने हमें ना सिर्फ ये कि एक ट्रबल शूट करके दिखाया मतलब हमने इसका डेमो देख लिया और मुझे बड़ी बात अच्छी लगी कि बच्चे आजकल जो सीख रहे हैं उसे प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर सकते हैं। सो जवाद, आप ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, विश यू गुड लक, आप मज़ीद भी आगे जाएं और ज़बरदस्त तरीके से इस मुल्क की खिदमत करें। सो देखिए कितना स्कोप है। और मैं जो ये कहती हूँ ना कि जो आपकी छुट्टियाँ आती हैं 2 महीने की बच्चों की, खास तौर पे कुछ सीखें, कोई कोर्स कर लें, ये कोर्स आपको बड़े फायदे देंगे। और पाकिस्तान में अभी काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर काम हो रहा है। कराची में मैग्निफिसेंट सेंटर जो है वहाँ पर भी काफ़ी काम हो रहा है। हमने उसके हवाले से रिपोर्ट भी एक दफ़ा चलाई थी, तो काफ़ी जगहों पे आप बच्चों को भेज सकते हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं वहाँ पर भी बच्चों को भेजें अगर हैं तो। देख ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। कुछ अपडेट्स हैं वो शेयर कर लेते हैं। कराची से खबर आ रही है कि कराची का इलाका है अख्तर कॉलोनी, यहाँ पर घर में सिलेंडर धमाका जिससे 5 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। सो अफजल खान हमारे नुमाइंदे साथ हैं, उनसे डिटेल जान लेते हैं। अफजल, बताइए कि मज़ीद इसकी क्या डिटेल्स आ रही हैं? देखिए, अख्तर कॉलोनी गली नंबर 10 के घर के अंदर ये सिलेंडर धमाका हुआ है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि इस वाक़े में खातून और बच्चों समेत 5 अफराद ज़ख्मी हुए थे। वाक़े की इत्तला मिलने के बाद रेस्क्यू टीमें यहाँ पर पहुंची और जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस भी अब जाए वक़्त पर पहुंच चुकी है और पुलिस का भी यही कहना है कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ये सिलेंडर फटने से धमाका हुआ है, ताहम इस वाक़े की मज़ीद जाँच की जा रही है। जी अफजल, बहुत शुक्रिया आपका।
अच्छा जी, पीटीआई को 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस को आइंदा हफ्ते केस फिक्स करने की हिदायत कर दी है। तो आबिद खान मजीद तफसीलात दे रहे हैं, बताइएगा जी। जी बिल्कुल जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर रिजवी ने आज पीटीआई के नायब सदर अकमल खान की दरख्वास्त पर समाअत की है, जिसमें अदालत को ये इत्तला की गई थी कि पीटीआई को जो है वो मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाजत दी जाए। अदालत से ये सजा की गई कि कुछ अहम दस्तावेजात हैं जो के साथ लगाना चाहते हैं, अदालत उसको लगाने की इजाजत दे। अदालत को ये बताया गया कि डीसी लाहौर को मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें दी मगर उनकी सुनवाई नहीं हुई और उनको जो है वो जलसा करने की इजाजत नहीं दी जा रही। आइन के मुताबिक हर सियासी जमात को पुरअमन सियासी जलसा करने की इजाजत है, लिहाजा अदालत ये अहकाम जारी करे कि मीनार पाकिस्तान पर पीटीआई को जलसा करने की इजाजत दी जाए। इस पर अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस को हदायत की कि आइंदा हफ्ते ये केस समाज के लिए मुकर्रर करे और अदालत ने जो दस्तावेजात अहम नोयत की थी उन्हें भी जो है वो दरख्वास्त के साथ लगाने की इजाजत दे दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद। अच्छा जी, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप के मुकाबले हो रहे हैं, तो उसमें हम आपको एक ऐसी ज़बरदस्त एथलीट से मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें आयरन लेडी कहा जाता है, यानी कि बानो भट्ट। इन्होंने फाइनल मुकाबले में गोल्ड मेडल जीत लिया है और 27.6 किलोग्राम कैटेगरी में काजाकिस्तान की फाइटर गुलनाज को शिकस्त दी और चैंपियनशिप में पाकिस्तान की जानिब से वाहिद गोल्ड मेडल बानो भट्ट ने ही जीता है। क्या बात है जी, तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त एक कारकर्दगी रही। तो इस पर बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं चैंपियन बानो भट्ट, उनसे ज़रा बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस बानो। तो हमें बताइएगा कैसा आपका ये मुकाबला रहा और किस तरीके से आपने शिकस्त दी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं IMF एशियन चैम्पियनशिप में पहली लड़की थी जिसने फाइट जीती फीमेल पाकिस्तान से। एक इंटरनेशनल फेडरेशन है और उसमें पहली ही मैं फीमेल थी जिसने गोल्ड लिया। ये फीलिंग मैं बयान नहीं कर सकती कि उस टाइम मुझे क्या फ़ील हो रहा था, क्योंकि काफ़ी सारी मेहनत थी, मेरी साल की मेहनत थी और फिर मेरे कोचेस की भी मेहनत थी। ऊपर से पाकिस्तान में सब मेरे लिए दुआ कर रहे थे कि मैं जीतूँ पाकिस्तान के लिए गोल्ड, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा। आपको इसकी बहुत बहुत मुबारक भी हो, लेकिन ये कि आप कह रही सब दुआ कर रहे थे, आपकी तैयारी क्या थी और आपको यकीन था कि आप फाइनल जीत जाएंगी? तैयारी में मॉर्निंग, इवनिंग और रात को करती थी। मॉर्निंग में 3 घंटे और फिर शाम के टाइम 5 से लेकर 11-12 बज जाते थे ट्रेनिंग के दौरान, क्योंकि इवेंट इंटरनेशनल जब इवेंट होता है तो उसमें ज़्यादा टाइम देना होता है और ज़्यादा टाइम दे के फिर जो हमारी मिस्टेक्स होती हैं, हम सब हर चीज़ पे वर्क करते हैं। स्ट्राइकिंग पे वर्क करते हैं, ग्राउंड गेम पे करते हैं, ग्रैपलिंग पे करते हैं, रेसलिंग पे करते हैं, तो काफ़ी सारी इसमें मेहनत चाहिए होती है और टाइम भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। अच्छा, बाकी फाइट्स तो आपकी रही, जो फाइनल में आपका काजाकिस्तान की फाइटर से मुकाबला हुआ उस बारे में हमें बताइएगा कि वो कितनी मुश्किल फाइट थी आपकी। फाइनल फाइट के बारे में जैसा कि मैंने सबको बताया है कि जो फाइनल फाइट मेरी कजाकिस्तान के साथ थी, लास्ट ईयर मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने गई थी। स्पॉन्सर ना होने की वजह से मेरे कोच मेरे साथ नहीं जा पाए थे, तो मैं उस टाइम हार गई थी उनसे। तो जो अब मेरा फाइनल था वो कजाकिस्तान के साथ दोबारा आया था और बैक पे मेरे कोच थे और मुझे फुल अपने ऊपर यकीन था और कॉन्फिडेंट भी थी। मैंने जाके फाइनल खेला, तीनों राउंड्स मैंने खेले, क्लियर फाइट मैंने जीती और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना कमबैक किया। और पूरे पाकिस्तान में काफ़ी सारे कोचिस और काफ़ी सारे कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। कुछ लोगों ने कहा था कि मैं नहीं कर सकती, मैं हार जाऊंगी, इस तरह का मतलब डिमोटिवेट करने की कोशिश की, लेकिन मैंने, मेरे कोच ने मेहनत इतनी की थी और रिंग में जाके जवाब दिया अपनी मेहनत से और अपनी जीत से और अपने गोल। बिल्कुल, और जाहिर है हम जीत का मतलब नहीं होता कि बहुत सारी चीज़ें आसान थी, बट टफ मूवमेंट्स भी आते हैं, कुछ ऐसे चैलेंजेस भी आते हैं। सो बानो, ये बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लम्हात कौन से लगे और कौन सा हरीफ ने आपको सबसे ज़्यादा चैलेंज दिया? वैसे मतलब जब मेरा सेमीफाइनल जो था वो मेरा इंडिया के साथ था, उस टाइम पे ना मैंने क्योंकि वेट मेंटेन रखना था, तो जिस दिन मेरा फाइनल था उस दिन में मुझे थोड़ा सा लगा कि मेरी थोड़ी सी पावर जो थी ना वो कम थी सेमीफाइनल में। लेकिन जब क्योंकि IMF एशियन फेडरेशन और इसमें डेली हमें सुबह फाइट से 2 घंटे या 3 घंटे पहले वेट देना होता है, तो वो वेट मेंटेन भी रखना होता है, क्योंकि आप एक फ़ाइट के बाद फाइट खेलते हो, खाते पीते हो सब खाना वगैरह, ताकि पावर आपके अंदर आए और फिर आपने अगले दिन दोबारा वेट देना होता है। तो शायद मुझे लगा था सेमीफाइनल में मैं थोड़ा सा वीक थी, लेकिन फाइनल में अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत
बिल्कुल फिट थी। अच्छा, दूसरा ख़वातीन, क्योंकि ये फुल बॉडी कांटेक्ट एक ज़ाहिर है कि एक स्पोर्ट है, मिक्स मार्शल आर्ट्स, इसमें सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, आपकी ग्रैपलिंग स्किल्स, आपकी रेसलिंग, आपकी बॉक्सिंग, आपकी किक्स एट्सेट्रा, ग्राउंड गेम, तो ख़वातीन का रुझान कम है। आप इतनी कामयाब माशाल्लाह रही, आपने कामयाबी हासिल की, किसने आपको सपोर्ट किया बेसिकली इसमें? यहाँ तक सबसे ज़्यादा पहुँचने में मेरे कोच की सपोर्ट थी, उनकी मेहनत थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझ पे वर्क किया, बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई मुझे और मुझे इस मुकाम तक लेके आए। उसके बाद मेरी मदर, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और ये एशियन चैम्पियनशिप के सफ़र आने से पहले हमारे जब मैंने स्टार्ट किया था MMA, तो वो मैंने स्टार्ट किया था NFT से। जब सही फीमेल्स आना शुरू हो गई तो एक नेशनल प्रॉपर थी MMA की, नेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट जो ऐसे गार्डन में होती थी, सर मलिक शुएब ने करवाई थी, जो कि उनके साथ सर बाबर राजे हैं, वो करवाते थे। तो पहले मैं नेशनल चैम्पियन 2 की चैम्पियन थी, फिर मैं 3 की, अब इंशाल्लाह मैं 4 में भी खेलूँगी, उसमें भी पार्टिसिपेट करूँगी। उसके बाद जब मैं वर्ल्ड खेलने गई, मैं हार गई और फिर वापस आके मैंने और ज़्यादा मेहनत की, अपनी मिस्टेक्स पे वर्क किया, फिर मैं एशियन चैम्पियन हो गई। अब मैं आगे इंशाल्लाह वर्ल्ड चैम्पियनशिप की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे पाकिस्तान में सब सपोर्ट करें। मुझे स्पॉन्सर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं चाहूँगी मुझे स्पॉन्सर भी किया जाए। बिल्कुल होना चाहिए। और बानो ये भी बताइए, अब क्योंकि अरशद नदीम की कामयाबी के बाद और इस तरह की मुतादिद कामयाबियों के बाद हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो नौजवान हैं वो इस तरफ आ रहे हैं, जो नई लड़कियां खास तौर पे जो आपकी तरह एथलीट बनना चाहती हैं, आप उन्हें क्या मशवरा देंगी, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और क्या उन्हें करना चाहिए? मैं नई ख़वातीन खिलाड़ियों को यही पैगाम देना चाहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें। शुरू में आप जीतेंगे भी, कुछ जीतेंगी, कुछ आप हारेंगी, लेकिन आपने हार से डिमोटिवेट नहीं लेना। आपने उससे सबक हासिल करके और ज़्यादा मेहनत करनी है। टाइम पास मत करें, अपनी गेम दिल से किया करें, क्योंकि जो आपको कोचिज़ करा रहे होते हैं उनकी भी मेहनत लग रही होती है और वो भी अपना टाइम निकाल के आपको सिखा रहे होते हैं। तो अपने लिए करें, अपने कोचिज़ के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए हार्ड वर्क करें। इंशाल्लाह आप भी ज़रूर एक दिन चैंपियन बनेंगे। चलें जी, विश यू द बेस्ट बानो भट्ट, यू स्पीक रियली वेल और आप उससे अच्छा बेहतर फाइट करती हैं। और यकीन करें कि ये MMA एक ऐसा, बॉक्सिंग में तो चलो ठीक है कि पंचेस मार रहे हैं और फिर ये है कि आपका और कोई मामला नहीं है, लेकिन इसमें आपकी पूरी बॉडी डैमेज हो सकती है। इट्स रुथलेस स्पोर्ट और बहुत मुश्किल होता है ख़वातीन के इस साइड पे आना। लेकिन जिस तरीके से आपने अपनी कामयाबी दिखाई है, तो हम आगे भी आपको वी विश यू द बेस्ट कि आगे भी आप कामयाबियाँ हासिल करें। बिल्कुल, और पाकिस्तान का नाम इसी तरीके से आगे बढ़ाएं। चलें जी, तो अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और खेलों की तो बात हो गई, उससे पहले हम हॉबीज़ की बात कर रहे थे। कुछ आपको ऐसे हम माजी की झरोकों में ले जाते हैं और एक ऐसी ही दुकान की सैर इशरत खान करवा रही हैं जहां पर पीतल, तांबे और सिल्वर के जो कदीम नवादरात थे वो रखे हुए हैं। तो आइए देखते हैं। कराची के इलाके सदर में एक ऐसी दुकान जहां सजे हैं माजी के खूबसूरत शाहकार। दुकान में दाखिल होते ही दीवारें और छतें मुख्तलिफ अदवार की कदीम झलक दिखाती हैं। मटके, देगचियां, सुराहियां, मुजस्मे, पानदान, दीवारों पर टंगी तलवारें, प्लेटें, मुख्तलिफ अशकाल, चमचे, तस्वीर, घंटे और छतों से लटकी सतरंगी कंदीलें खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। हमारा एक पुराना खानदानी काम है। हमारे दादा के टाइम का, उसके बाद हमारे वालिद साहब, चचा वगैरह ने को संभाला। हमारे पास सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, ब्रास, ये मटेरियल हमारे पास मौजूद है, इसमें हम काम करते हैं। जो डेकोरेशन आइटम वो शॉप में जाते हैं तो वो आम आदमी अफोर्ड कर नहीं सकता, वो हाई क्लास के जो होते हैं वो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, वो इसको मेंटेन करके अपने पास रखते हैं और चलाते हैं। पीतल, तांबे और सिल्वर की इस दुकान में जहां बरसों पुराने नवादरात मौजूद हैं, वहीं कदीम डिजाइन के जदीद हैंडीक्राफ्ट भी यहां दस्तयाब हैं। कदीमी दुकान है और कदीमी सामान है हमारे पास। तकरीबन 60 साल पुरानी, 120 साल पुरानी, 100 साल पुरानी चीजें हैं हमारे पास। इन अशिया पर होने वाला नक्काशी का काम हुनरमंदों की महारत का मुंह बोलता सबूत है। पीतल, तांबे के ये सदियों पुराने बर्तन अपने अंदर एक खास कशिश रखते हैं। वक्त की तेजी और बढ़ती महंगाई ने जहां इनके चाहने वाले कम कर दिए हैं, वहीं इनके बनाने वाले भी कम रह गए हैं। कैमरामैन जिशान मरगूब के साथ इशरत खान, ARY न्यूज़, कराची।
कितनी अच्छी नवाज़ात थी, कुछ हमारे लिए भी भिजवानी चाहिए थी इशरत खान को। इशरत अपने पैसों से भिजवाएं, आप तो लोग कहते हैं अपने खर्चे पे आप हंसी खुशी रहें। नहीं भिजवा दें, पैसे फिर ले लें। ये आप इशरत से कह सकते हैं। चलें जी, तो ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद आते हैं। अच्छा, प्रोग्राम हमारा एक गुलदस्ते की सूरत होता है कि हम उसमें बहुत सारे फ्लेवर्स ऐड करते हैं, मुख्तलिफ आर्टिस्टों से मिलवाते हैं, काफ़ी सिंगर्स से एट टाइम्स आपको मिलवाते हैं। काफ़ी दिनों से कोई सिंगर्स नहीं आया हमारे पास, वो भी लाएंगे इंशाल्लाह, मौसीकी का तड़का भी लगाएंगे। लेकिन उससे हट के हम चाहते हैं कि फ़नकार की पजीराई हो। तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे आर्टिस्ट से जो कि सिर्फ एक पत्ते पर इंसानी शक्ल बनाते हैं। इंसानी शक्ल, ये हैरान करने वाला काम इतनी खूबसूरती से करते हैं कि देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह जाएं। बाजोड़ के कामरान खान बतौर लीफ आर्टिस्ट अपना नाम बना रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपना फ़न शेयर किया तो उन्हें बैरून मुल्क से ऑर्डर आना शुरू हो गए। अच्छा, पत्ते पर एक ब्लेड की मदद से कटाई करते हैं और अब तक पाकिस्तान की नामवर शख्सियात की शक्लें बना चुके हैं, जिनमें बाबर आजम और अरशद नदीम शामिल हैं। क्या बात है, तो उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर आर्टिस्ट कामरान खान। कामरान, थैंक यू सो मच। और हमने कुछ आपके शाहकार भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर किए हैं। तो पहले बताएं, इतनी सारी आर्ट की फॉर्म्स हैं, कोई फ़ाइन आर्ट सीखता है, कोई ऑयल पेंटिंग सीखता है, लेकिन आप जो हैं इस तरफ आ गए, जो कि बड़ा डिफ़िकल्ट हमें लग रहा है। सो इस तरफ आना कैसे हुआ, पहले तो ये बताइएगा। असल में आर्ट जो है मैं बचपन से करता हूँ और मेरा शौक़ भी था। तो फिर मैंने सोचा कि इस आर्ट को यूनिक बनाना चाहिए, तो मैंने लीप आर्ट की तरफ में गया। पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, वो एक बंदा था वो लीप पे आर्ट बना रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको अडॉप्ट करना चाहिए क्योंकि वो थोड़ा सा यूनिक था। तो मैंने भी अपना कोशिश और ट्राई शुरू किया, तो अभी मैं लीप आर्ट कर रहा हूँ। तकरीबन मेरा 1 साल हो गया कि मैं लीप आर्ट कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह भी कभी काफ़ी एक्सपीरियंस भी हुआ है। अच्छा, एक पत्ते पर इतनी खूबसूरती से कैसे आप ये बना लेते हैं और कितना वक्त लग जाता है इसमें? असल में इसका जो दौरानिया होता है 2 से 3 घंटों तक होता है और अगर तस्वीर मुश्किल हो तो फिर ज़्यादा टाइम भी ले सकता है, क्योंकि अक्सर हमारे बड़े अशख़ास या बुज़ुर्ग जो उसके वो पेस में कर्व ज़्यादा होता है, तो उसे बनाने में असल में बहुत बारीक और नाजुक काम है, तो इसलिए वो ज़्यादा टाइम भी ले सकता है। अच्छा, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, मैंने भी ऐसी तबाह आजमाई बचपन में की है, लेकिन पत्तों पे लेकिन पत्ते इतने डेलिकेट होते हैं कि वो थोड़ी देर बाद वो अपनी असल फॉर्म भी खो देते हैं। तो ये कोई ख़ास पत्ते होते हैं जिसपे आप ये शक्ल बनाते हैं, या कोई भी आम, हाँ कोई भी आम पत्ता जो कि हमारे नेचर में मौजूद है, पार्क्स में मौजूद है? असल में एक मखसूस पौधे का पत्ता यूज़ होता है इसके लिए, और फिर इसे एक ख़ास प्रोसेस से निकाल के फिर ये स्केच बनाने के लिए काबिल होता है। तकरीबन 15-20 डेज़ का एक प्रोसेस होता है इसके लिए। अच्छा, फिर ये है कि आपको बचपन से ही शौक़ था इस तरीके से पेंटिंग्स का या ड्राइंग का, क्योंकि एक्सपर्टीज़ तो माशाल्लाह आपकी बहुत है। जी, मैं बचपन से ही ड्राइंग, पेंटिंग वगैरह सब कुछ बनाता था और कार्टून वगैरह जो है ये बहुत शौक़ से बनाता। तो फिर अभी मैंने कोशिश किया कि इस आर्ट को यूनिक बनाना चाहिए, तो फिर लीप आर्ट की तरफ चले गए। जी, हमने सुना आपको ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, तो पहले तो ये बताइएगा, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे लोग चाहते हैं उनकी स्केचिंग बनाई जाए, तो क्या आपसे लोग राब्ते भी करते हैं और बाकायदा आप चार्ज करते हैं लोगों को? लोग तो बहुत ज़्यादा लोग रब्ते करते हैं कि हमारा स्केच बनाओ, और हर कंट्री से रब्ते हो रहे, लेकिन असल में हमारा एक ज़ाती बिज़नेस भी है, तो इसलिए इससे टाइम निकालना भी पड़ता है, तो काफ़ी मुश्किल होता है हर किसी के लिए बनाना, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, सबका बनाएंगे। अच्छा जी, पत्ता बनाएं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन ये बताएं कि अब तक किन मशहूर शख्सियात, बाबर आजम और अरशद नदीम का तो हम बता चुके हैं कि आपने उनके बनाए हैं तस्वीरें, तो किसी को आपने भेजी भी है अब तक ये बतौर तोहफ़ा? अभी तक तो बहुत से अशख़ास के बनाए हैं, जैसे अरशद नदीम का भी बनाया है, बाबर आजम का भी बनाया है, और ताहिर ख़ान जो एक इसका रेस्टोरेंट है उसका भी बनाया है, उसको गिफ्ट भी किया है, और भी इंशाल्लाह इरादा है कि बहुत से हमारे खिलाड़ी है, सीनियर लीडर्स है वगैरह, उनके बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक सो मच कामरान, बहुत शुक्रिया। और देखिए कैसे कैसे लोगों के पास फ़न है, आर्ट है, और उन्होंने सीखा यूट्यूब के ज़रिए, वो बता रहे थे, और इसको आप फ्रेम करके भी लगा सकते हैं। अच्छा, और आपने किस तरह का पत्ता वैसे बनाने की ये जो पार्क्स में पत्ते होते हैं उसमें मैंने ब्लेड आप लेके शुरू हो गए इस पे? हाँ, कटर जो होता है। अच्छा, हाँ, ब्लेड नहीं, कटर से कभी घर वाले। अच्छा, मैं तो अभी वो चले गए कामरान, वरना मैं उनसे पूछता कि ये पत्ते सूख जाते हैं फिर क्या होता है?
अच्छा, क्या पूछ रहे हैं आप? पत्ता सूख जाता होगा तो फिर क्या होता होगा? अच्छा, वो जो ड्राई पत्ता होता है ना, उसकी अलग ही फिर फॉर्म निकल कर आती है। अच्छा, वो सूखता नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा डेलिकेट होता है क्योंकि वो ड्राई होता है, तो वो जल्दी झड़ने का उसका खदशा होता है। जो फ्रेश पत्ता होता है उस पर आप ये शक्ल बना सकते हैं। वो खुद भी कह रहे थे कि ऐसा हो सकता है। अच्छा जी, अब आपको ज़रा बता दें कि स्कॉट और बूम ने कराची में अमेरिका के नए कौंसल जनरल की जिम्मेदारियां संभाली हैं। वो तो संभाली हैं, वो तो हम बता भी चुके हैं ना हेडलाइंस में। अभी हम आपको बता रहे हैं कि अमेरिकी एक माहिर तामीरात हैं, ठीक है, जो कि अमेरिका में ही हैं। उन्होंने अपनी महारत का इस्तेमाल करते हुए ताश के पत्तों से बुलंद-ओ-बाला इमारत बना ली। अच्छा, क्या बात है, ये आप देखें बनाते। तो अभी हम पत्ते बता रहे थे, अब हम ताश के पत्ते बता रहे हैं। अच्छा, इस इमारत को बनाने में ना बेसिकली 54 मंजिला ये इमारत है और ब्रायन ने सीढ़ी का इस्तेमाल भी किया। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने बताया कि ब्रायन बर्ग ने इस इमारत को बनाने में किसी किस्म की ग्लू, तार या किसी भी धात का इस्तेमाल नहीं किया। तो ये डायरेक्टली इस महारत से ये काम किया है। अच्छा, एक बात बताएं, अगर नीचे से जो फाउंडेशन है वहाँ से पत्ता खींच लिया जाए, ये जो आप तखरीबकारी करना चाह रही हैं, फिर क्या होगा? ये जो 54 मंजिला इमारत है, इसका क्या होगा अशफाक में? ये न जाने क्या होगा। फिर तो सारी, वो कहते हैं ना कि बुनियाद ही आप खींच लेंगी तो फिर उसके बाद जिस इंसान ने वो ताश का पत्ता नीचे से निकाला होगा, उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? फिर वो भाग रहा होगा और ये पीछे ब्रायन बर्ग पीछे सारे उसके पीछे भाग रहे हैं। तो अभी देखिए माहिर तामीरात हैं, आर्किटेक्ट हैं, और कितना भी रख दिया, वो भी आईफोन। ओए होए, मैं कितना कीमती है। लेकिन बहरहाल जबरदस्त 8 घंटे की मेहनत, महज 8 घंटे में, महज 8 घंटे में ये 54 मंजिला इमारत बनाई। अच्छा जी, वैसे आपने जो शुरू में किया था, अमेरिका का वीजा लगा हुआ आपका? देखिए, ऐसी चीजें हो जाती हैं, इंफॉर्मेशन देना लोगों को जरूरी होता है, बहुत जरूरी। आपकी हरकतें जो है ना मुझे पता है। अच्छा जी, अब बता दें हमें कराची जो प्रोटेस्ट चल रहा था ना, स्ट्राइक चल रही थी, स्ट्राइक है आज ताजिर तंजीमों की। वो हम तो ये समझ रहे थे कि मामला सिर्फ ये है कि हम पे जो आपने वो ताजिर दोस्त टैक्स क्यों लगाया, जो कितने से लेके 10,000 तक है, 100 रुपए से लेके 10,000 तक का। लेकिन वो साथ में उन्होंने दूसरे एलिमेंट्स भी शामिल कर लिए हैं, बिजली के बिल में इजाफा और महंगाई जैसी चीज़ें, आपको पता है उससे सभी मुतासिर हैं। लेकिन ये मुख्तलिफ जगहों पर इस हवाले से फिर ये है कि मुजाहिरीन ने कई जगहों पर टायर भी जलाए। अब ये जो चीज़ है ना, ये नहीं करनी चाहिए भाई। आप वैसे ही हमारी माहौलियाती आलूदगी ऐसी, आप अच्छे खासे पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, तो ये जो टायर जब आप जलाते हैं ना भाई, आपकी जो हड़ताल है वो इतनी इफेक्टिव ऑलरेडी हो सकती है, बिकॉज कारोबार आपने बंद कर दिया। जब आप इस तरह शटर बंद कर देंगे, कारोबार नहीं होगा, तो मुल्क का माशी तौर पर नुकसान कर रहे हैं। लेकिन आप से इस तरह खेल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती कि ये इतनी अवेयरनेस होने के बावजूद अब भी ये अक्ल से आ रही एक चीज़ दिखाई देती है कि जहाँ पर आप ये टायर जलाते हैं उसके माहौल पर क्या असर पड़ते हैं। वहाँ से ये जो धुआं होता है वो कितने लोगों की सांस बर्बाद करता है, कितने लोगों के लिए सेहत मुतासर कर सकता है। फिर उसके साथ साथ आप ये देखिए कि सड़क पे जहाँ पर आप ये जलाते हैं वहाँ पर सड़क का भी गड्ढा पड़ जाता है, बुरा हाल हो जाता है। तो काइंडली एहतजाज कीजिए, लेकिन तहजीब के दायरे में रहकर और इस तरीके से तमीज़ के दायरे में रहकर इस तरह से करें। अच्छा जी, चलें। और साथ ही ये कि बारिशें हो रही हैं मुल्क भर में, कराची में भी हो रही हैं, जो कि हमें लगता था कि कराची में इस बार भी बारिश नहीं होगी, लेकिन आपने अपना बड़ा ख्याल रखना है, खास तौर पे जब आप बाहर जा रहे हैं, बाइक पे सफ़र कर रहे हैं। मेरी उन हजरात से गुजारिश है जो बाइक का इस्तेमाल करते हैं, देखभाल के आप और एहतियात से सफ़र करें। देखिए जी, जल्दी पहुंचना ज़रूरी नहीं है, पहुंचना ज़रूरी है, ठीक है। तो वक्त से पहले निकलें, और अगर आपको नहीं निकलना तो गैर ज़रूरी तौर पर तफरीह की गर्ज से कि चलो मौसम एंजॉय करते हैं। आप कराची में रहते हैं तो इतनी एंजॉयमेंट शॉर्टकट के चक्कर में इस मौसम में ना पड़े, खासतौर पे जब आपको नहीं पता कि किस सड़क पे, किस जगह पर कौन सा कहाँ सड़क खत्म हो रही है, कहाँ नाला शुरू हो रहा है, कहाँ सड़क है, कहाँ गटर है। आपको लंबा चक्कर काटना पड़े, लेकिन आप शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े, उस वक्त वो आपके लिए खतरनाक साबित हो। एहतियात करें जी, इससे बेहतर और इससे ज्यादा मुफीद मशवरे और क्या दे सकते हैं। और बाकी 31 अगस्त तक ये एहतियात करनी है, और एहतियात का दामन पानी अगर खड़ा रहेगा सड़कों पे तब भी एहतियात करनी है। शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, अपने खर्चे पे। अल्लाह हाफ़िज़।